हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ टॉपर सीरीज। और आज के जो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 इसलिए हम लोगों ने स्किप किया अभी चैप्टर 3, 4 और 5, ये 3 चैप्टर को हम लोगों ने स्किप किया है। इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 3, 4, 5 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो स्प्रेडशीट, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में ही बताना है, लिब्रे ऑफिस के बारे में, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और उसको प्रैक्टिकली करके हम लोग देखेंगे। तो इसलिए उसको हम लोगों ने लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड www, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, सो देखो इस चैप्टर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव जो है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं, लैन, वैन, नेटवर्क टोपोलॉजी, इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड www, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, वेबसाइट एड्रेस एंड URL, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस। आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करने वाले, ठीक है। आज का जो चैप्टर होगा हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करने वाले। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। तो लेक्चर को पूरा एंड तक देखना और शेयर भी करना लोगों के साथ जो इसको करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट में जो है कंप्यूटर नेटवर्क, एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो है हमारा इंटरनेट है, और इसमें जो है ना पर्सनल और पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, इंटरनेट जिसका कोई ओनर नहीं है, ठीक है। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइसेस का अपना एक यूनिक IP एड्रेस, इंटरनेट से जितने भी चीज़ डिवाइसेस जुड़े हैं ना उसका एक यूनिक IP एड्रेस होता है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने के लिए TCP और IP, ये TCP और IP क्या आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इसका यूज़ होता है, इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको देख लेना एक बार। इंटरनेट को हम लोग हिंदी में अंतरजाल बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है। क्या होता है इंटरनेट का पूरा नाम? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में, कि इसकी शुरुआत 1970 में हुई और 1980 के दशक में हुआ था। मतलब कि दोनों माने जाते हैं, 1970 और 1980। ऐसा होता है ना कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने खुद अपना ये जो यूट्यूब चैनल है इसको बहुत पहले 2-3 साल पहले हम लोग बनाया, लेकिन इस पर हम लोगों ने काम कब से स्टार्ट करना किया है? 2024 से, ठीक है। तो ऐसे ही जब अगर इस चैनल के बारे में अगर बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1970 में हम लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन इस पर काम जो होना स्टार्ट हुआ 1980 से। वैसे इंटरनेट की शुरुआत 1970 और 1980 के दशक में हुआ था, ठीक है। इंटरनेट ARPANET का फुल फॉर्म जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। 1974 में कई लोकल एरिया नेटवर्क ARPANET से TCP IP की मदद से कनेक्ट किए जाते थे, ठीक है। सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP, देखो ये TCP का फुल फॉर्म क्या देखो यहाँ पे आप, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, ये IP का फुल फॉर्म है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो यहाँ पे है IP, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। भारत में इंटरनेट सेवा का सर्वप्रथम उपयोग जो है 15 अगस्त 1995 को किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। भारत में जो इंटरनेट की जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था वो 15 अगस्त 1995 को किया गया था। विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड को BSNL का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, भारत संचार निगम लिमिटेड, लेकिन BSNL का फुल फॉर्म जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड है, ठीक है। इसके द्वारा किया गया था। उसके बाद अन्य कंपनियों द्वारा भी इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से किया जाने लगा। इंटरनेट की शुरुआत विंडसर्फ ने की थी। किसने की थी? विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का जनक कौन है? हमारा विंडसर्फ, ठीक है। कौन है? विंडसर्फ, ठीक है। यहाँ तो हिस्ट्री के बारे में जान लिया हम लोगों ने। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि इसके क्या क्या है उसके बारे में। किसी कंप्यूटर में 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर का जुड़ना नेटवर्क कहलाता है। मान लो कि अगर ये है कंप्यूटर
और दो कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट है ना, तो इसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। या दो से अधिक कंप्यूटर अगर कनेक्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको हम नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर आपस में डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मान लो कि हमको ये कंप्यूटर से इसमें डाटा चाहिए, एक कंप्यूटर से इसमें डाटा चाहिए, इसमें चाहिए, तो किसका यूज़ करते हैं हम, नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर और इन्फॉर्मेशन और डाटा को शेयर करने का काम जो है वही हमारा नेटवर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को वायर तथा वायरलेस दोनों तरीके से बनाया जाता है। कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है ना, एक वायर होता है, एक वायरलेस होता है। आप लोगों ने माउस देखा होगा, एक तो हमारा सीपीयू से कनेक्ट होता है, यहाँ पे यूएसबी से कनेक्ट होता है एक हमारा माउस, और एक हमारा वायरलेस माउस होता है जो कि ब्लूटूथ से या वाईफाई से कनेक्ट होता है। ठीक है, उसमें तार वार नहीं होती। वायर का मतलब तार जिसमें लगी होती है, वायरलेस का मतलब जिसमें तार नहीं लगी होती है। तो नेटवर्क को ना हम वायर से भी कनेक्ट करते हैं और वायरलेस से भी, दोनों तरीके से बनाया जाता है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि एक कोने से दुनिया के हर कोने तक डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंपोनेंट है उसके बारे में देखो। एक तो नेटवर्क अडेप्टर हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, सर्वर हो गया, क्लाइंट, प्रोटोकॉल, रिसोर्सेस, यूजर, ये सारे जो है कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, मतलब कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है, कितने टाइप के होते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है गाइडेड और एक होता है हमारा अनगाइडेड। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया जो है वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइस के साथ मध्य कनेक्शन फिजिकल मेथड जैसे केबल या वायर के द्वारा होता है, उसे वाइड ट्रांसमिशन मीडिया या फिर गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको जो फिजिकल मेथड से केबल या फिर वायर एक से दूसरे में कनेक्ट करते हैं, इसको जो बोलते हैं, इसको केबल या फिर वायर, इसके द्वारा कनेक्ट करते हैं दो डिवाइस के मतलब कि बीच में जो कनेक्शन होता है हमारा। ठीक है, ऐसे करके ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो कोएक्सल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, एक ट्विस्टेड पेयर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया वह ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसमें कम्युनिकेशन बिना वायर के होता है। कम्युनिकेशन जो है बिना वायर के होता है। गाइडेड मीडिया में क्या होता था, वायर और केबल के थ्रू से कम्युनिकेशन होता था, और अनगाइडेड में क्या है, जो है इसमें बिना वायर के होता है, उसे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। अनगाइडेड को क्या बोलेंगे हम, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, और अनगाइडेड को बोलेंगे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेडियो वेव। रेडियो वेव जो होता है उसमें वायर की तो जरूरत नहीं पड़ती है हमें, ये तो वायरलेस ही होता है। माइक्रोवेव, सैटेलाइट जो हमारा लगा हुआ है अंतरिक्ष में, तो क्या इसके लिए हम वायर वहाँ पे कनेक्ट किए हैं, वहाँ तक वायर तो नहीं गया ना, ये वायरलेस है, तो इसको अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं। नेटवर्क के तीन प्रकार मुख्य रूप से होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन, मैन, वैन। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये फुल फॉर्म तीनों याद कर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो हम सबसे पहले लैन के बारे में जानेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका यूज दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस तरह के नेटवर्क आपको स्कूल, कॉलेज, ऑफिस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक हो सकती है। लोकल एरिया नेटवर्क का दूरी जो है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि लोकल एरिया नेटवर्क का दूरी कितना होता है, तो आप बोलना कि इसका जो दूरी है 1 किलोमीटर तक का हो सकता है। ठीक है, लैन में डाटा ट्रांसफर की स्पीड मैन और वैन से अधिक होती है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क से ज़्यादा इसमें स्पीड की क्षमता होती है। ठीक है, इसमें लोकल एरिया नेटवर्क में। लैन नेटवर्क में 10 Mbps से 1000 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफर किया जाता है। लैन में जो है वो हम 10 Mbps से 1000 Mbps तक की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लैन के बारे में हमें क्या याद रखना है, एक तो इसका फुल फॉर्म याद कर लेना हमें। उसके बाद जो है ये दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है, और इसका जो यूज है लैन का वो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मतलब कि जिसमें ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े ना हो। जैसे स्कूल में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कितने 20 कंप्यूटर, कॉलेजेस में 20 से 40, 30 इस तरह, ऑफिस में 40-50 कंप्यूटर। तो उसका यूज हम जो करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लोकल
एक जगह कोई पर्टिकुलर जगह, तो उसको लोकल बोलेंगे। लोकल एरिया को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। और इसका जो डाटा ट्रांसफर का स्पीड है ना, वो मैन और वैन ये दोनों से अधिक है, ठीक है। और इसका जो नेटवर्क का स्पीड है वो 10 Mbps से 1000 Mbps तक का स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। कौन? हमारा लैन। लैन के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। दूसरा है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन नेटवर्क से बड़ा और वैन नेटवर्क से छोटा होता है, ये बीच वाला है। मान लो कि आपके घर में 3 भाई है, ऐसे करके समझ लो, 1 2 3, ठीक है, इस तरह करके। तो ये जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लैन, ठीक है, लैन। ये हो गया हमारा मैन और ये हो जाएगा वैन, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मैन जो है वो लैन से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे ये वैन नेटवर्क से छोटा होता है। यह नेटवर्क एक टाउन या सिटी तक सीमित होता है। मैन में क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो हमारा है वो एक सिटी से, जैसे कि मान लो ये हमारा एक शहर है और कोई दूसरे शहर तक इसको कनेक्ट करने का काम हमारा किसका है? ये हमारा मैन का है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का, ठीक है। उसके बाद जिसमें बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं, जैसे केबल टीवी नेटवर्क। मैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कोएक्सेबल और फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया जाता है। मैन नेटवर्क में किसका यूज किया जाता है? कौन से केबल का? कोएक्सेबल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैन नेटवर्क पब्लिक या प्राइवेट दोनों तरह का नेटवर्क हो सकता है। मैन नेटवर्क के बारे में हमें क्या क्या जानना है, सो देखो। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये तो इसका फुल फॉर्म है, इसको हमको याद रखना है। उसके बाद ये जो है सो बीच वाला है, मतलब कि लैन से छोटा, मतलब लेंथ से बड़ा और वैन से छोटा, मतलब बीच में ये आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है ये बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसे करके आप समझ लो, आपको यहाँ से समझाता हूँ बढ़िया से। जैसे कि आप समझो कि ये एक हमारा बहुत सारा लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये एक जो बड़ा वाला ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला सर्कल, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एक सिटी। क्या बोलेंगे हम? सिटी बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बहुत बड़ा सिटी, और इस सिटी का नाम हम डाल देते हैं गिरिडीह। गिरिडीह, और गिरिडीह में बहुत सारे क्या है? हमारे लोकल एरिया नेटवर्क है। अब क्या होता है, मैन में कोई एक और सिटी है, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसको मान लेते हैं हम धनबाद। हाँ वही धनबाद, वसेपुर वाला, गैंग्स ऑफ वसेपुर, हाँ ये धनबाद। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा जो है ना, इसमें बहुत सारा लैन, इसमें भी बहुत सारा लैन नेटवर्क जुड़ा है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट जो है इसको हम क्या बोलेंगे? लैन नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो लैन नेटवर्क है और इसका ये सिटी का, धनबाद और गिरिडीह का, और इस दोनों को कनेक्ट करने का काम हमारा किसका है? यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है ये हमारा है, ये हमारा है मैन का, ठीक है, मैन का। यहाँ तक समझ में आया? अब नहीं समझ में आया भाई तो फिर से वीडियो को देखो। कैसा समझ नहीं आएगा भाई? बिल्कुल समझ आएगा, मैं समझाऊंगा समझ नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसको जो है केबल टीवी नेटवर्क और मैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए जो जिस केबल का यूज करते हैं वो केबल जो है कोएक्सेबल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सेबल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल से इसका यूज किया जाता है, मतलब कि केबल टीवी नेटवर्क और मैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए, ठीक है। मैन नेटवर्क जो है वो पब्लिक प्राइवेट दोनों तरह का नेटवर्क हो सकता है। तो यहाँ तक आपको लैन और मैन में समझ आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का क्या काम है। सो उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म तीनों का, लैन मैन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, तीनों का याद रखना है, ठीक है। यह एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। वैन नेटवर्क का प्रयोग सिटीज, कंट्रीज और कंटिनेंट, महाद्वीप जिसको बोलते हैं, ऐसे समझो आप। बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि ये हमारा दिल्ली, ये हमारा राजस्थान, ये मान लो गिरिडीह, ये मान लो धनबाद, ये मान लो, ये तो हो गया, ये मान लो हमारा कोई है रांची, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर, ये तो हमारे शहर हो गए बहुत सारे, जैसे कि शहर हो गए बहुत सारे। अब इसके अंदर ये जो है शहर सारे किसके अंदर आएंगे? हमारा ये हमारा एक कंट्री इंडिया, INDIA, इंडिया के अंदर आएगा। अब इंडिया किसके अंदर आएगा? ये हमारा कॉन्टिनेंट के अंदर आएगा, कॉन्टिनेंट के अंदर आएगा, ठीक है। ऐसे करके समझ सकते हो, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, इसको ऐसे करके समझ सकते हो। तो ये जो है इसको मिटाते हैं पूरा आगे।
बहुत सारे सिटीज़, कंट्रीज और कंटिनेंट को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? वो करता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट वैन में डाटा ट्रांसफर की स्पीड लैन की तुलना में लगभग 10 गुना कम होता है। वैन में नेटवर्क को जोड़ने के लिए माइक्रोवेव स्टेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। वैन में आप इसका फुल फॉर्म याद करना, और इसको जो वैन नेटवर्क का प्रयोग जो है सिटीज़, कंट्रीज और कंटिनेंट में जोड़ने का काम करता है, नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद जो है इसका जो है इसको जोड़ने का, नेटवर्क को जोड़ने का के लिए माइक्रोवेव स्टेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। इसमें आपको इतना याद रखना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ा। यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कल। उसके बाद आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इधर से इधर, इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेसेस, ठीक है। और भाई जो मेरे लेक्चर को नहीं देख रहा ना, उसको फिर से मैं बता देता हूँ और शेयर नहीं कर रहे हो। देखो, इस चैनल से जितनी भी अर्निंग होगी ना, उसका 40% आप जैसे स्टूडेंट के लिए काम आने वाला है, मेरा काम नहीं आने वाला है 40%। हालांकि 60% मेरे लिए होगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो बनता है, और आप लोग भी मेहनत कर रहे हो। आप एग्जाम दो, आपका एग्जाम अगर पास नहीं होगा तो जिम्मेवारी नहीं ले सकता, क्या पता आप एग्जाम में इंटरनल ठीक मार के आए तो पढ़ के ना जाए। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है ना CCC कोर्स का, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो 40% है, आपको पता चलेगा कि आप जैसे लोगों के लिए ही किया जा रहा है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज पढ़ने वाले हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी का। जब भी मैं ये लेक्चर को पढ़ाता हूँ ना, तो सबसे बहुत मजा आता है, सबसे अच्छा लगता है चैप्टर 6 पढ़ाता है। चैप्टर 6, क्योंकि मुझे चैप्टर 1 2 3 4 5 3 4 5 तो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वो जो है पावर पॉइंट, इनमें उतना अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको प्रैक्टिकल करके बताऊँ, तो इसलिए उसको मैंने अभी स्किप किया। उसको लास्ट में नोट करेंगे जब हमारा चैप्टर 3 4 5 है, इसको हम लास्ट में करेंगे। इसलिए लेक्चर में बता देता है, ठीक है। ये जो नए लोग देखेंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो आज हमारा चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया गया, तो हम लोग यहाँ से करते हैं स्टार्ट। आप लोग देखते ना भाई कैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और ये क्या क्या काम करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप हो, आपकी कोई है या आपका कोई है, कनेक्ट होते हो ना बात करने के लिए, और वैसे ही जो नेटवर्क टोपोलॉजी का जो है ना एक प्रकार का कनेक्शन है, ठीक है। और ये दो या दो से अधिक, भाई बस दो ही नहीं, दो या दो से अधिक को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी मदद से आप डेटा और फाइल को कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब यहाँ की बात यहाँ पहुँचा रहे हैं, 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 ऐसे करके फाइल और डेटा को पहुँचाने का काम हमारा नेटवर्क करता है, ठीक है। उसके बाद टोपोलॉजी को फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरीके से परिभाषित मतलब डिफाइन किया जाता है, फिजिकल और लॉजिकल दोनों तरीके से। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के कुछ टाइप्स हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी के कुछ टाइप है। कौन कौन से टाइप है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, नेस्ट टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। और भी है, लेकिन हमारे एग्जाम में इतने पूछा जाएगा तो इतने ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। बस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। केवल एक केबल का, कितने केबल का? केवल एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसे हम बैकबोन भी बोलते हैं। और ये केबल को है ना हम बैकबोन भी बोलते हैं, ठीक है। बैकबोन को के दोनों छोर पर टर्मिनेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? यहाँ पे और यहाँ पे हमारे जो है टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर लगे होते हैं जो सिग्नल को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो सिग्नल को कंट्रोल करता है। बस टोपोलॉजी में किसी नोड के खराब होने पर नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता। अब ये जो हमारा जो बैकबोन है, इससे हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इधर कंप्यूटर है, अभी आपको ग्राफ दिखा हुआ है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ एक कंप्यूटर कनेक्ट है, ऐसे करके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो हमारा एक नोड है, ये अगर खराब हो जाएगा तो हमारे जो पूरा नेटवर्क है इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हम खोल के इसको साइड करेंगे तो हमारा कोई नेटवर्क पे असर नहीं पड़ता अगर एक भी नोड खराब हो जाए तो, ठीक है। जबकि बैकबोन में खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। लेकिन ये जो हमारा बैकबोन है ना, अगर ये खराब हो जाएगा, अब मान लो हमारे जो बॉस है जिनका ही तबीयत खराब हो जाएगा, काम नहीं सकेगा, तो वैसे ये जो बैकबोन है इन सारे कंप्यूटर नोड के बॉस है, अगर यही खराब हो जाएगा हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। बस टोपोलॉजी का यूज जो है नेटवर्क के लिए किया जाता है। इसको तो पता ही है, अगर हम लोग नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क टोपोलॉजी में तो नेटवर्क के लिए यूज किया जाएगा बस टोपोलॉजी का। बस टोपोलॉजी का नेटवर्क को क्रिएट करना बहुत ही सरल होता है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है एक तार लो, उसमें आप नोड कनेक्ट करो,
इसको बहुत ईजी होता है। और ये बहुत सस्ती टोपोलॉजी है, बहुत ईजी, बहुत महंगी नहीं होती है, ये सस्ती है और बहुत जैसे कि ये हमारा टर्मिनेटर है और ये हमारा कौन क्या है, ये हमारा बैकबोन। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बस टोपोलॉजी में बैकबोन किसको कहते हैं, या फिर बैकबोन लगा होता है या नहीं होता है, और उसमें एक नोड खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित होता है नहीं होता है, पूरा नेटवर्क जो है हमारा वो हमारा काम करता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ये है हमारा कंप्यूटर कनेक्ट। अगर मान लीजिए एक नोड खराब हो गया तो लगता है ये अगर यहाँ से हम इसको हटा देंगे तो ये हमारा काम नहीं करेगा, काम करेगा ना। वही बोल रहा है कि बस टोपोलॉजी में अगर एक नोड खराब हो जाता है तो हमारे सिस्टम पर मतलब नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारा बैकबोन खराब हो जाएगा तो हमारे नेटवर्क पे प्रभाव पड़ेगा। बस टोपोलॉजी समझ आ गई। उसके बाद हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर के एक रिंग के आकार में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक रिंग बना होता है और इससे सारे हमारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे करके जुड़े होते हैं। इसमें ज्यादा संख्या में नोड जोड़ने पर रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। रिपीटर, इसमें ज्यादा नोड जोड़ते हैं ना तो इसको रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें दोनों डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर करने के लिए दो कनेक्शन की जरूरत होती है। रिंग नेटवर्क में कोई एक नोड खराब हो जाए तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। मान लो ये हमारा एक नोड खराब हो गया ना, तो यहाँ से जो हमारा डाटा इधर ट्रांसफर होता, इधर से इधर इधर आता, तो यहीं तक नहीं जाता। ये खराब हो गया तो हमारा जो नेटवर्क है ये तो हमारा पूरा डिसमेंटल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डाटा है यहाँ से आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे हमारा नोड खराब हो गया। तो इससे हमारा पूरा, अगर रिंग नोड भी खराब होता है ना तो रिंग नेटवर्क में, रिंग टोपोलॉजी में पूरा नेटवर्क ही खराब हो जाएगा हमारा टोपोलॉजी का। इस टोपोलॉजी का प्रयोग जो है लोकल एरिया नेटवर्क, आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पता है ना? आपको नहीं पता तो इससे पहले वाला लेक्चर जो चैप्टर 6 का पहला लेक्चर है पार्ट 1 उसको देखो, उसमें हम लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने बात किया है और उसको बढ़िया से समझा है। तो यहाँ पे जो है रिंग टोपोलॉजी का जो यूज है वो हम लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, ऐसे होता है। अब मान लीजिए ये कंप्यूटर मेरा खराब हो गया तो लगता है कि ये जो यहाँ से डाटा, ये कंप्यूटर इधर से जो भेज रहा है डाटा आगे जाएगा, अगर ये कंप्यूटर खराब होगा तो हमारा डाटा तो यहीं अटक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं कभी, तो इससे पूरा हमारे नेटवर्क पे असर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं। इस हब को सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हमको? हब जो होता है हमारा, हब से जुड़ा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस। कैन नॉट डिस्टर्ब मत बोलते हैं इसको, ये है हमारा सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। और ये हब से जुड़ा होता है, ठीक है, हब से जुड़े रहते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसमें सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक सर्वर के रूप में काम करता है। सर्वर के रूप में इसलिए काम करता है ना क्योंकि अगर मान लो ये है हमारा एक हब, ठीक है, क्या है ये हमारा हब, और इससे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होंगे, तो एक तरह से ये हमारा जो भी डाटा है इन सारे कंप्यूटर का, तो इन सारे कंप्यूटर का डाटा कहाँ पे रहेगा हमारा? समझने के लिए समझो कि सारा कंप्यूटर का डाटा हमारा हब में रहेगा। तो हब में अगर कोई भी डाटा है, सर्वर क्या बोलते हैं? सर्वर क्या होता है? जहाँ पे हमारा कोई भी डाटा हो, जैसे कि हम चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, करते हो चैटिंग, मुझे पता है, लाल टी शर्ट, हाँ आप ही के बारे में बोल रहा हूँ, और ब्लैक टी शर्ट आप ही दोनों जो है चैट करते हो, मुझे पता है। तो जब चैट करते हो तो आप देखते होगे तो व्हाट्सएप पर कोई सर्वर है, आपका जो चैटिंग है वो कहाँ पे रहता है? हमारा सर्वर पे। वैसे ही जो हब है हमारा, ये एक सर्वर की तरह काम कर रहा है स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर सारे जो है कंप्यूटर क्लाइंट के रूप में काम करते हैं। मान लो कि हमारा बॉस कंप्यूटर, बॉस है, बॉस, और इसके लिए ये सारे लोग क्या है? क्लाइंट की तरह काम करते हैं। बादशाह हरी सिंह वाला क्लाइंट नहीं भाई, ये अलग क्लाइंट है, ये बॉस है और इनके बदले ये काम करते हैं, ठीक है। इसमें किसी नोड के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। बेसिक सी बात आप देखो, इसमें अगर ये हमारा हब है, ये हमारा एक नोड खराब हो गया, ये तो डाटा एक दूसरे से, हब से और कंप्यूटर से कनेक्ट है, इससे अगर कोई नोड खराब हो जाए तो हमारे नेटवर्क पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? नहीं होगा। ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये अपना करेगा, ये अपना करेगा, ये अपना करेगा, ठीक है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर एक भी नोड खराब हो जाए। जबकि इस प्रकार की टोपोलॉजी में यदि हब या स्विच खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। हब ये है ना, हब ये है हमारा क्या? हब। अगर ये हब हमारा मेन बॉस ही अगर टपक जाए, समझो मेरा बॉस ही टपक गया तो कैसे काम करेगा? इसको पैसे कौन देगा फिर काम करने के बदले? वैसे आप समझ सकते हो कि हमारा जो हब है ना, अगर हब खराब हो गया तो हमारा पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी समझ में आ गई? ऐसे होती है, ये हमारा हब एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर बॉस ही हमारा डेड हो गया तो इन सबको काम करने का पैसा कौन देगा भाई? पैसा जरूरी है आज के ज़माने में मेरे दोस्त, पैसा कौन देगा? मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? सभी नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। देखो डायरेक्ट कनेक्ट है, ये इससे 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 कनेक्ट है, और ये बच्चा ना यहाँ से ये इससे कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम मैश टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे? मैश टोपोलॉजी। देखो ये इससे कनेक्ट है, ये इधर से कनेक्ट है, ये इधर कनेक्ट है, इधर कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है,
इसको क्या बोलेंगे हम, मैश टोपोलॉजी। एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसमें कोई भी होस्ट या मेन कंप्यूटर नहीं होता। कहीं आपको मेन कंप्यूटर दिख रहा है कि ऐसे जैसे कि हब था, इससे बहुत सारे कंप्यूटर थे, और मेन कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर नहीं दिख रहे हैं। इसमें मेन या होस्ट कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। यह सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी में n-1 into सॉरी इसको क्या बोलते हैं, भागा 2, इस फार्मूले से जो है ना केबल की संख्या निकाली जाती है। मान लो कि ये जो यहाँ मैश टोपोलॉजी में कितने सारे केबल लगे, इसको हमको निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला ये है। क्या है फार्मूला, अब देखो n-1, ठीक है, बटा 2, ये था। अगर हम n को अगर हम 10 मानते हैं तो कैसे निकालेंगे, 10 मानेंगे तो देखो n कितना है हमारा 10, ठीक है, n है हमारा 10 और इसको 10 माइनस 1 n है ना बटा 2, 10 में से क्या 9 और ये 10 से 9 में अगर गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 90 बटा 2 से जाएगा 45 भाग, मतलब कि इसमें हमारा 45 केबल लगा हुआ है। समझ में आया ना मैश टोपोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे इसका फार्मूला केबल निकाला, मतलब इसमें कितने केबल लगे हैं उसके फार्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसकी कॉस्ट अधिक होती है, ये इसको क्या, इसकी कॉस्ट जो है अधिक होती है और इसका कनेक्शन स्थापित करना बहुत मुश्किल है। भाई देखो एक कंप्यूटर से इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है बहुत मुश्किल है, देखने में ही मुश्किल लग रहा है तो मुश्किल और होगी, इससे बातें मुश्किल होगी। तो मैश टोपोलॉजी हमारी जो मुश्किल काम है उसको, ठीक है। उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी, यह एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी नोड्स आपस में इस तरह जुड़े रहते हैं कि यह एक पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है। पेड़ की तरह मतलब पेड़ हमारा कैसे रहता है, पेड़ ड्राइंग में बोल गया ऐसे करके रहता है ना पेड़, यहाँ से एक टाइम रहती है, फिर इधर से इधर रहता है, फिर यहाँ से ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे फिर ऐसे 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 जुड़ा रहता है ना। तो कैसे देखो मान लो यहाँ पे हमारा मेन कंप्यूटर है, इससे क्या है यहाँ पे जुड़ा, फिर यहाँ पे जुड़ा, फिर ये एक जगह है यहाँ पे, फिर यहाँ से आया ऐसे, फिर ये इधर से आया, यहाँ से एक कंप्यूटर गया, फिर इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, पेड़ की तरह दिखाई पड़ता है इस ट्री टोपोलॉजी में। मान लो कि एक कंप्यूटर है, इसको आप जनरेशन से भी समझ सकते हैं। मान लो ये हमारे पापा जी हैं, पापा और इनके दो बेटे, एक आशीष, एक अभिषेक, ठीक है, एक अभिषेक। अब आशीष के 3 बेटे या फिर 3 बेटियां, ऐसे समझ लो। भाई मैं ये जब भी ट्री टोपोलॉजी पढ़ाता हूँ ये जनरेशन वाला मुझे हंसी आती है, पता नहीं क्यों। इसके लिए 3 बेटे या फिर बेटियां मान लो, 1 2 3, उसके बाद यहाँ से भी 3-4 निकल जाएंगे, यहाँ से भी 3-4 निकल जाएंगे, यहाँ से भी 3-4, उसके बाद ये जो अभिषेक है इसके भी फिर 2 बेटे या फिर बेटियां, फिर यहाँ से भी 2-3 निकलेंगे, यहाँ पे 2 निकलेंगे। भाई कोई गलत कमेंट मत करना, ठीक है। ऐसे करके समझ, ये जो है ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। तो जैसे कैसे स्टार टोपोलॉजी हमारा क्या था, एक हमारा ऐसे करके हम होता था और इससे हमारा जो बहुत सारे निकले होते थे, एक हमारा इसको मेन मान लेते हैं और इससे हमारा निकला हुआ। उसके बाद क्या है हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या था, एक रिपीटर जुड़ा रहता है और ऐसे करके फिर एक कनेक्ट होता है ऐसे करके। तो इन दोनों से बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी से मिलकर हमारे जो है वो ट्री टोपोलॉजी बनता है। आपके एग्जाम में पूछेगा बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी से मिलकर कौन से टोपोलॉजी का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है या क्रिएशन होता है, तो आप बोलोगे ट्री टोपोलॉजी का। एग्जाम में सही करना है, अगर एग्जाम में पूछे क्वेश्चन तो। उसके बाद है हमारा नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, बहुत सारे स्लाइड हैं बच्चे हुए, देखते कहाँ तक पता है। नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस जो है वो इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट मतलब मान लो कि मान लो हमें कुछ जैसे कि कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, इस जगह से इस जगह ट्रैवल करना है, तो इस यहाँ तक जाने के लिए कोई मतलब कि कोई उपकरण इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग यहाँ ट्रैवल करने के लिए क्या करते हैं, गाड़ी हमारे एक तरह से उपकरण होता है, इक्विपमेंट। तो ऐसे ही नेटवर्किंग डिवाइस जो है इक्विपमेंट होते हैं। मान लो हमें नेट चलाना है, तो नेट चलाने के लिए कुछ तो जरूरत पड़ेगा, मॉडेम का या फिर सिम कार्ड का या फिर वाईफाई का, राउटर का, ये सारी चीज़ों का। तो क्या होते हैं हमारे इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क में आपस में कनेक्ट किया जाता है। समझ में आया। मान लो कि ये जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट है इससे जो है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस, जिससे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सके और कम्युनिकेशन कर सके। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, हाँ भाई चैटिंग वाली आप करते हो ना, हाय हेलो खाना खाया, ऐसे वाला डेटा शेयर और कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। कितने टाइप के नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं देखो, एक होता है रिपीटर, दूसरा होता है हब, तीसरा होता है स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, नेटवर्क, मॉडेम। ये सारे के बारे में हम पढ़ेंगे फटाक से। आज के लेक्चर में पूरा ही कंप्लीट कर देंगे जहाँ तक होता है।
उसके बाद रिपीटर, यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को रीजनरेट तथा रेप्लिकेट करके आगे भेज देता है। मैंने कोई पार्सल रिसीव किया, उसको रीजनरेट करके रेप्लिकेट करके आगे भेज दिया, ये काम करता है हमारा रिपीटर। और ये OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। अब OSI मॉडल क्या है इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप कनेक्ट कर लेना OSI रिपीटर कैसे काम करता है, किस मतलब कि फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है, ये सारे समझ में आ जाएंगे तब OSI क्या होता है उसके बारे में। यार डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नलों को रिजनरेट और रेप्लिकेट कर सकता है। डिजिटल और एनालॉग, डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नलों को ये रिजनरेट कर सकता है रिपीटर। हब के बारे में देखा ना आपने वहाँ पे स्टार्ट टोपोलॉजी में, हाँ स्टार्ट टोपोलॉजी में यूज किया गया था हब का, तो इसको उतना यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ में जोड़ने के लिए किया जाता है। जोड़ने के लिए किया था वहाँ पे देखा था आपने। यह OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पर काम करता है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे हब का उपयोग एक हब, स्विच, ब्रिज या राउटर को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। हब का जो काम है इसका यूज और भी बहुत जगह होता है। स्विच को, ब्रिज को या राउटर को भी जोड़ने का काम हमारा हब करता है। उसके बाद स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइस तथा सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। किसको स्विच किसको जोड़ता है? सेगमेंट और नेटवर्क डिवाइस। आपके एग्जाम में पूछेगा स्विच किसको जोड़ता है, तो नेटवर्क डिवाइस और सेगमेंट दोनों को जोड़ने का काम करता है हमारा स्विच। और इसको जो है ना मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। स्विच को मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा स्विच को और क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे मल्टीपोर्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। या OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, ठीक है। लेकिन आजकल स्विच भी आ गए हैं जो OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। उसके बाद है ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये तो हर एक की जगह लिखा हुआ कि ये नेटवर्किंग डिवाइस है, तो जिसका उपयोग लैन सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। ब्रिज का उपयोग एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए किया जाता है। या OSI मॉड्यूल के डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। क्या काम करता है? देखो इसका यूज जो है ना वो लैन सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। और ब्रिज का उपयोग एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटने का काम करता है, ठीक है। ब्रिज, ये समझ में आया ब्रिज क्या काम करता है। उसके बाद है हमारा राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ती है। राउटर डाटा पैकेट भेजने के लिए रूट, ये रूट गलत है यहाँ पे, ROUTE रूट निर्धारित करता है। राउटर नाम से पता चल रहा है रूट तो दिखाता है कि हाँ मैप देखा ना आपने GPS, तो हमें कहीं जाना होता है तो उसको डालते हैं ना, तो उसमें क्या दिखाता है हमें? रूट दिखाता है। रूट, तो राउटर क्या काम करता है? हमें रूट दिखाने का काम करता है, मतलब जगह दिखाने का काम करता है कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। उसके बाद यह सबसे छोटे रूट से डाटा पैकेट भेजता है। लेकिन जो गूगल मैप क्या करता है हमें दिखाता है इधर से हम जा रहे हैं, इधर से ही रास्ता बना देता है, ये शॉर्ट है। ऐसे ही अभी बिहार में हुआ ना कि एक ब्रिज बन रहा था, इधर से रास्ता दिखा दिया, ब्रिज से ही गाड़ी कुदा दिया। तो वो गूगल का है, लेकिन रूटर का काम क्या है कि शॉर्टकट तरीका, मतलब कि मान लो ये हमारा कंप्यूटर है और यहाँ से ये जो है राउटर लगा हुआ, तो ये राउटर का काम क्या है कि ऐसे करके आपको यहाँ पे भेजना है या फिर आपको ऐसे करके भेजना है, शॉर्टकट तरीके से भेजता है, ठीक है। रूट को सबसे छोटे रूट से डाटा पैकेट को भेजता है। और ये OSI मॉड्यूल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है। OSI के बारे में आपको नहीं समझ नहीं आ रहा क्या है, पक्का समझ में आएगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा। गेटवे का उपयोग जो है दो अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा गेटवे। जैसे कि गेटवे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही है यार, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर गेटवे का यूज राउटर में सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल करके किया जाता है। राउटर में सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल करते हैं, राउटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके गेटवे का यूज किया जाता है, ठीक है। गेटवे जो है OSI मॉड्यूल के ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, ये समझ में आया गेटवे। उसके बाद है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, इसका फुल फॉर्म NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC का मतलब एक और होता है, वो नहीं, कंप्यूटर में आपको क्या पूछेगा कि NIC का फुल फॉर्म क्या है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यह हमारे पीसी को अदर पीसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए परमिशन देता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए जो है इसका परमिशन देता है, ठीक है। और NIC कार्ड को पैरेलल डेटा स्ट्रीम को सीरियल डेटा स्ट्रीम में और सीरियल डेटा स्ट्रीम को पैरेलल डेटा स्ट्रीम में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। NIC जो है NIC कार्ड क्या करता है? पैरेलल डेटा स्ट्रीम को सीरियल डेटा स्ट्रीम में और सीरियल डेटा स्ट्रीम को पैरेलल डेटा स्ट्रीम में चेंज करता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना
कि जो ट्रांसलेटर का काम होता है वो क्या होता है, हम कोई भी बात बोलते हैं इंग्लिश में और वो जो है अपने मान लो इंग्लिश में बोला, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और ये हमें सुनाया हिंदी में। मान लो कोई अंग्रेज हमारे देश में आ गया तो वो इंग्लिश ही बोलेगा और हमें अगर इंग्लिश नहीं आता तो हमें हिंदी आता है, तो एक हमारा ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर क्या करता है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें सुनाता है। वही काम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब एनआईसी का है। ठीक है, बार बार मिटाना पड़ता है भाई, मेहनत देख रहे हो, लाइक कर दो यार प्लीज, प्लीज लाइक कर दो। इसके बाद हमारा मॉडल, अच्छा ये कर दो नहीं बता, एनआईसी कार्ड को जो है नेटवर्क अडाप्टर कार्ड, इथरनेट कार्ड और लैन कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको पूछेगा कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को क्या नहीं बोला जाता है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 3 ये दे देगा और एक कोई अलग सा दे देगा, बोलेगा इसमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है, एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसको याद कर लेना कि नेटवर्क अडाप्टर कार्ड, इथरनेट कार्ड और लैन कार्ड भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कहते हैं। और ये ओएसआई मॉड्यूल के डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पर काम करता है। मॉडेम इसके बाद है हमारा, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम की जरूरत होती है। कंप्यूटर को इंटरनेट से, मैंने बोला था ना कि हमें नेट चलाने के लिए पहले ज़माने में जब वाईफाई नहीं होता था तो क्या करते थे, एक मॉडेम लेते थे, मॉडेम में सिम कार्ड डालते थे जिसमें हम डेटा को रिचार्ज करके रखते थे और उसको कंप्यूटर में लगा के यूएसबी टाइप से होता था, उसको लगा के उससे हम लोग इंटरनेट सर्फ करते थे। ठीक है, मॉडेम वही मॉडेम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हम वही ट्रांसलेटर के जैसा समझ रहे हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डेमोड्यूलेशन क्या बोलते हैं, डेमोड्यूलेशन। जो एनालॉग सिग्नल से डेटा सिग्नल में कन्वर्ट करने के काम को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेमोड्यूलेशन। ठीक है, मॉडेम का काम है डेमोड्यूलेशन का कहते हैं। और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। भाई मॉडेम को देखो बढ़िया से क्या है, सॉरी ये जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, एनालॉग मतलब मान लो पुराना और डिजिटल मतलब समझ लो नया, समझे। तो पुराने सिग्नल को डिजिटल मतलब पुराने सिग्नल को नए सिग्नल में कन्वर्ट करने के काम को क्या कहते हैं हम, डेमोड्यूलेशन बोलते हैं। और जो हमारा नया सिग्नल है उसको पुराने सिग्नल में प्रोसेस करता है, जो काम करता है कन्वर्ट करने का, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। समझे, फिर से बैक करो 10-20 सेकंड पीछे करो वीडियो और फिर से समझो। उसके बाद है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट चलाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, जैसे कि मूवी देखने के लिए मोबाइल में क्या है, एमएक्स प्लेयर है, उसके बाद वीएलसी प्लेयर है, उसके बाद बहुत सारे हैं, मुझे उतना पता नहीं, मैं इन दोनों का यूज़ करना ज़्यादा। तो मूवी देखने के लिए हमें एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। मान लो हमें कोई सामान मंगाना है, ऑर्डर करना है, तो उसके लिए क्या है, अमेजोन। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा फ्लिपकार्ट और क्या है मिंत्रा। ये सब क्या है, एक एप्लीकेशन ही है। तो किस चीज़ का एप्लीकेशन है ये हमारा शॉपिंग का एप्लीकेशन है, ये हमारा एंटरटेनमेंट का एप्लीकेशन है। समझे, यहाँ तक समझ में आया। आप मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, ये भी एंटरटेनमेंट का एप्लीकेशन है। वैसे ही हमारा इंटरनेट चलाने के लिए जो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है वो कौन कौन से है, किस किस चीज़ के बारे में है, सारे के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट जिसमें पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। एक पर्सनल नेटवर्क होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, पब्लिक नेटवर्क, पर्सनल प्राइवेट एक ही है। पब्लिक नेटवर्क क्या होते हैं, उसको हर कोई यूज कर सकता है। पब्लिक मतलब पब्लिक, हमारी जनता, हमारी मतलब आप लोग यूज करते हो ना ऐसे। इसके अलावा पर्सनल मतलब मैं अपने घर में एक राउटर लगाऊंगा और उसका पासवर्ड किसी को नहीं बताऊंगा, उसको मैं यूज करूंगा, ऐसे करके समझो। ठीक है, ये जो है पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क में आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट हर कोई यूज करता है, तो हमारा क्या है, पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, जिसका कोई ओनर नहीं होता, इसका कोई ओनर नहीं होता। वैसे आप बोल सकते हो यार जो हम जियो चलाते हो तो अंबानी है, वैसे उसका पैसा मैं दे रहा हूँ ना, पैसे देने के बाद मालिक कौन हो गया, आशीष। यस, आई एम द ओनर ऑफ माई नेटवर्क। ठीक है, डेटा नेटवर्क नहीं बोलना ऐसे। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस, इसके बारे में भी आगे की वीडियो में जानेंगे। आपको मजा आ रहा है ना वीडियो देखने में। आईपी एड्रेस क्या होता है, तो इंटरनेट से जितने भी डिवाइस हमारे जुड़े होते हैं ना, उसका एक अलग और यूनिक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मतलब यूज करता है टीसीपी आईपी। ठीक है, इस प्रोटोकॉल का यूज होता है। अभी आगे जानेंगे टीसीपी और आईपी। ठीक है,
आगे मतलब इसी चैप्टर में, चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 हमारे लिए आज के जनरेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है और इसको मजा भी आता है पढ़ाने में। तो इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने का काम किसका होता है, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में मतलब आज के टाइम पे इंटरनेट का कहाँ यूज होता है वो देखो। कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, मेडिसिन, शॉपिंग। कैसे? कम्युनिकेशन, देखा आ गया ना, इंस्टाग्राम पे चैटिंग चलती है ना, वहाँ पे बात होती है, व्हाट्सएप पे बात होती है। कम्युनिकेशन में इंटरनेट का यूज हो रहा है, हो रहा है। एजुकेशन, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये कहाँ है, एजुकेशन। एजुकेशन में इंटरनेट का काम हो रहा है। बिजनेस, बिजनेस मेरा जो एप्लीकेशन था, है नहीं था, उसमें क्या था, हम बिजनेस कर रहे थे, हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे ना। अभी जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन क्या करता है, बिजनेस करता है, किसके थ्रू से, इंटरनेट से। एंटरटेनमेंट, आप कोई मूवीज देख रहे हो यूट्यूब पे या फिर और भी कहीं, तो किससे देख रहे हो, इंटरनेट से, एंटरटेनमेंट भी आ गया। उसके बाद मेडिसिन, ट्रूमेट्स का नाम सुना है, आप ऑनलाइन कुछ भी सामान मेडिसिन को लाते हो ना, लगाते हो ना, वो एक तरह से ई कॉमर्स में चला जाता है। लेकिन आप ऐसे समझो मेडिसिन को कि बहुत सारी जगह मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, इंटरनेट से ही लिखा जाता है, ऐसे करके आप सुनो। शॉपिंग यार भाई फ्लिपकार्ट समझ लो, ठीक है। इन सारी जगहों पे, बहुत फेमस जगह पे हमारा इंटरनेट का यूज होता है। अब है हमारा वेबसाइट एड्रेस एंड यूआरएल। वेबसाइट एड्रेस जो है वो क्या है, वेब एड्रेस या डोमेन नेम किसी स्पेसिफिक फाइल, डायरेक्टरी या वेबसाइट के पेज का एक एड्रेस होता है। वेब एड्रेस या डोमेन नेम क्या है, स्पेसिफिक फाइल, डायरेक्टरी या फिर वेबसाइट के पेज का एक एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है, वेबसाइट, डायरेक्टरी या स्पेसिफिक फाइल का एड्रेस होता है। जैसे https://www.upcissprime.com, इसे यूआरएल भी कहा जाता है। वेब मतलब पेज का एड्रेस भी कहा जाता है और यूआरएल भी कहा जाता है। आमतौर पर वेबसाइट का एड्रेस वेबसाइट के होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। वेबसाइट का एड्रेस वेबसाइट के क्या है, वेबसाइट का एड्रेस जो है ना, वेबसाइट के होम पेज इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वही यूआरएल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस प्रोटोकॉल डोमेन नेम के साथ जुड़ा होता है और डोमेन टाइप के साथ फिनिश होता है। ये कैसे होता है सुनिए। मान लो कि एड्रेस प्रोटोकॉल ये है, उसको इसमें जो डोमेन नेम, ये हमारा डोमेन नेम हो जाएगा upcissprime.com, ऐसे करके अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसका फुल फॉर्म होता है, यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम यहाँ पे भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह एक एड्रेस होता है, क्या होता है, ये एड्रेस होता है। यूआरएल जो है एड्रेस होता है, यहाँ है ना यूआरएल एड्रेस होता है। उसके बाद यहाँ पे यूआरएल भी कहा जाता है, ठीक है। तो यूआरएल जो है एक एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट में वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। किसको एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। यूआरएल का आविष्कार जो है 1994 में टिम बर्नर्स-ली, इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली, माफ करना प्लीज, हमें क्षमा कर दो। टिम बर्नर्स-ली नहीं किया था, ठीक है, इसलिए टिम बर्नर्स-ली को यूआरएल का भी जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे ये जो है, ये हमारा प्रोटोकॉल, ये वर्ल्ड वाइड www, इसका फुल फॉर्म बताया ना, नहीं पता तो आप सर्च करो, वैसे मैं बताऊंगा वर्ल्ड वाइड वेब ऐसे करके, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। उसके बाद upcissprime.com, ये जो मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ ना, ये यहीं से डाउनलोड किया, ठीक है, क्रेडिट देना बनता है। तो upcissprime.com ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन नेम है। उसके बाद इधर का जो होता है ये हमारा सब डोमेन होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूआरएल के कितने प्रकार होते हैं, सो देखो 2-3 स्लाइड और बची है हमारी। तो टाइप्स ऑफ यूआरएल के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक एब्सोल्यूट यूआरएल और एक होता है रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल में इंटरनेट पर फाइल को सर्च करने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन होती है। इसमें प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, फोल्डर नेम और फाइल का नाम होता है। जैसे https://www.upcissprime.com/ccc_notes.html, ये जो है ना, ये फोल्डर नेम और फाइल का नाम है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव यूआरएल में आमतौर पर केवल फोल्डर नेम और फाइल नेम या सिर्फ फाइल नेम होता है।
हम रिलेटिव यूआरएल का यूज तब कर सकते हैं जब हम उसी फाइल या उसी सर्वर पर स्थित लोकेटेड फाइल पर मौजूद प्रेजेंट हो। रिलेटिव यूआरएल में ब्राउजर को सर्वर नेम या प्रोटोकॉल नेम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ccc test/ccc_notes.html, मान लो कोई फाइल को खोल के रखा है, वहीं पे हमारा है, वहीं से ये रिलेट करके खोल देता है। ठीक है, दो टाइप के हमारे यूआरएल आपको इतना समझना है। दो टाइप के यूआरएल होते हैं, एक एब्सोल्यूट यूआरएल और एक रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, उसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसमें वेबसाइट और वेब पेज शामिल है। वेबसाइट और वेब पेज दोनों शामिल है, वह हिस्सा है इंटरनेट का। ठीक है, इसका आविष्कार 1889 1989 में, वही फिर से नाम आ गया यार, टिम बर्नर्स-ली ने सर्न जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1889 में। ठीक है, यह मूल रूप से इंटरनेट सर्वर का एक सिस्टम है जो स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। इसमें डॉक्यूमेंट को एक मार्कअप लैंग्वेज में फॉर्मेट किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, जो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स को सपोर्ट करता है। www मूल रूप से दुनिया भर में वितरित लाखों सर्वर वाला एक लार्ज क्लाइंट सर्वर सिस्टम है। www को W3 या वेब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? www को W3 या फिर वेब भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक इंफॉर्मेशनल स्पेस है। यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, जहाँ HTML डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। इन वेब डॉक्यूमेंट को हम इंटरनेट के थ्रू से एक्सेस करते हैं। उसके बाद है वेब पेज। वेब पेज आमतौर पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट होता है। वेब पेज मतलब जो हमें शो होता है ना इंटरनेट पे, जो वेब पेज, वो किससे लिखा जाता है? HTML पे लिखा जाता है, जिसे हम इंटरनेट के जरिए आसानी से देख सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू से हम उसको देख सकते हैं। इस तरह के वेब पेज में वेब लिंक्स का भी उपयोग किया जाता है। वेब लिंक्स क्या होते हैं? मान लो कि ये यहाँ पे कोई चीज डाला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई टी-शर्ट है, इसको बाय करने के लिए यहाँ पे जो लिंक रहता है, इसको वेब लिंक बोलेंगे। इसको जैसे क्लिक करेंगे एक नई पेज पे हम चले जाएंगे, ऐसा समझो, जिससे उसी वेबसाइट के अदर पेज या किसी दूसरे वेबसाइट के पेज में भी जाया जा सकता है। समझ गए ना? मान लो कि ये है हमारा, और यहाँ पे बोलेंगे हम कोई प्रोडक्ट है और इसको बोलेंगे बाय करो। बाय करने के लिए आपको अदर पेज में लेके जाता है। कौन सा पेज होता है? ये होता है पेमेंट। पैसे पे करने के लिए आपको बोलता है ना, कोई भी चीज़ खरीदोगे तो अदर पेज में जो लेके जाता है पेमेंट पेज होता है। उसके बाद हमारा एड्रेस पेज भी आता है ये बीच में। तो वो दूसरे जगह पे जा रहा है ना, अलग पेज खुल रहा है, उसी में हमारा वेब लिंक भी होता है। ठीक है, और उसको यूज किया जाता है। डोमेन नेम क्या होगा? डोमेन नेम यहाँ देखा ना आपने, कहाँ गया वो? हाँ ये देखो, upcisprime.com, ये हमारा डोमेन नेम है। क्या है? डोमेन नेम। ठीक है, यहाँ पे डोमेन नेम या DNS, डोमेन नेमिंग सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेमिंग सिस्टम। एक ऐसा नेमिंग सिस्टम है जिससे हम किसी वेबसाइट को इंटरनेट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे समझो, मान लो मेरा नाम है आशीष, और भी तो होगा इंडिया में आशीष, झारखंड में आशीष, दिल्ली में आशीष, और भी लोग होंगे ना आशीष, और भी आशीष, और भी आशीष, आशीष 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 आशीष, हर जगह आशीष, पूरा इंडिया में आशीष आशीष आशीष। ठीक है, तो अब मैं जो आशीष हूँ, किसी को सर्च करना है, मान लो परिवार को, मतलब वो परिवार नहीं, इंस्टाग्राम पे जाएगा और सर्च करेगा आशीष, तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, इंटरनेट पे हूँ, उसे नहीं पता। तो ऐसे करके आप समझो कि आशीष जो है, मुझे सर्च करने के लिए, मैं ओरिजिनल आशीष जो हूँ उसको सर्च करने के लिए क्या है, तो ये जो आशीष है ना, इसमें कुमार मंडल जोड़ेंगे। अब 4-5 आशीष में से मान लो 3 लोगों का नाम और है आशीष कुमार मंडल, फिर इसको कैसे खोजेंगे? इनके पापा के नाम से खोजेंगे कि हाँ आशीष कुमार के जो पापा है वो प्रमोद मंडल। अब मान लो एक और छट गया, अब 2 लोगों के पिताजी का नाम प्रमोद मंडल है और आशीष कुमार मंडल, अब कैसे करेंगे? ये तो गड़बड़ हो गई, अब कैसे करा जाएगा? तो भाई पहचानोगे ना, आप किसको सर्च कर रहे हो, सो देखोगे ना कि हाँ मैं इस आशीष को जानता हूँ, इसको नहीं जानता हूँ, खत्म बात है यार। क्या फिर परिवार को पता चलेगा, अच्छा ये आशीष के बारे में सर्च कर रहा तो ये आशीष मिल गया। ऐसे हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है।
और इंटरनेट पे जो वेबसाइट होते हैं ना उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अधिकांश ऑर्गेनाइजेशन संगठन डोमेन नेम का यूज करते हैं। आप इंस्टाग्राम में यूजर आईडी सर्च करते हैं ना, जैसे कि आशीष.official.org, फिर SG17817, आगे का नहीं पता भाई, ऐसा करके सर्च करते हैं ना, तो किसका होता है, एक नाम होता है, यूजर नेम होता है, ताकि एक पर्टिकुलर आदमी तक पहुंचा जाए। तो ऐसे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है इंटरनेट पे, उसको डालने से वही जगह पे हम जाएंगे, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं हम डोमेन नेम, ठीक है। जो याद रखना आसान है, प्रत्येक डोमेन नेम का एक आइडेंटिफायर पहचानकर्ता के साथ समाप्त होता है, जो आपको बताता है कि वो किस प्रकार का वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखो, ये जो बहुत सारी चीज आशीष आशीष आशीष, ये एक आशीष कौन है, क्या पता कोई लड़की है उसका नाम भी आशीष है, भाई ये इंडिया या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कि ये जो आशीष है कोई लड़की का नाम है, तो कैसे पहचानेंगे ये लड़की है या लड़का है। आशीष तो लड़का भी नाम है। सुमन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, लाइक सॉरी सुमन, आप समझ सुमन लड़का भी नाम होता है, लड़का भी लड़की के भी नाम होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे लड़का है लड़की, तो लास्ट में एक आता है सुमन कुमार, सुमन कुमारी, कुमारी और कुमार। वैसे ही वेबसाइट को पहचानने के लिए कि ये वेबसाइट किस चीज़ का है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है, पढ़ाई के बारे में है, गाने सुनने के बारे में है, इंटरनेट में जो है मान लो वेबसाइट जो है वो शॉपिंग के लिए है, कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे कुछ डोमेन नेम है, और देखो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। करेंट डोमेन आइडेंटिफायर, जैसे कि .com, लास्ट में अगर .com है तो वो कमर्शियल बिजनेस के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। .edu वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज किया जाता है। उसके बाद है .gov, वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। .gov अगर किसी वेबसाइट के एंड में जुड़ा है ना, तो हमारा क्या होता है, वो कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। उसके बाद D.net, वो क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। .mil कोई वेबसाइट है, मान लो ऐसे करके www, वो हमारे वाला W नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब वाला w.army.mil, ये जो .mil है ना, वो क्या होता है हमारा, वो होता है मिलिट्री साइट, ठीक है। उसके बाद .org, मैं हर जगह org यूज करता हूँ, बहुत सारी जगह, तो उसका जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन। org लास्ट में है, .org है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाला, ठीक है। और लास्ट में अगर .arts है तो कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .com जिसका लास्ट में होता है उसको बिजनेसेस बोलते हैं। .information सर्विसेज, .nom इंडिविजुअल वेबसाइट। उसके बाद .rec को वो क्या बोलते हैं, इंटरटेनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरटेनमेंट rec जिसका लास्ट में होता है उसको इंटरटेनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। .store स्टोर जो होते हैं वो शॉप्स एंड शॉप्स, अरे वही है यार, एक ही शॉप रखो ना, इंसर्ट नहीं कर रहे, शॉप दुकान में ही। और .web जो होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब, एक तरह से एक्सटेंशन बोल सकते हो, एक्सटेंशन का जो काम होता है। तो यहाँ पे कुछ है आइडेंटिफायर कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि .com जो लास्ट में रहता है उसको क्या कहते हैं, कमर्शियल बिजनेस बोलते हैं। .edu जो लास्ट में रहता है उसको हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोलते हैं। ऐसे करके आप वेबसाइट को पहचान सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और ये सेशन अगर आपको पसंद नहीं आया तो मेरा कोई सा वीडियो पसंद नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ टॉपर सीरीज। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 6 के पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, और इस चैप्टर को आज हम लोग एंड करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट जो है 1 और 2 दोनों का वीडियो देखा और उसे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देखो। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से, ये देखो आप, इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस। मतलब कि हम लोग इतना दूर तक जो है 2 पार्टों में इतना दूर का जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस, आईएसपी एंड रोल ऑफ आईएसपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और हम लोग पूरा समरी तक आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आईपी एड्रेस एक नंबर है। आईपी एड्रेस क्या है, एक नंबर है, एक नंबर, समझे। आईपी एड्रेस क्या है, एक नंबर है जो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर या डिवाइस की पहचान करता है।
हमारे पहचानने के लिए क्या है, हमारा नाम, जैसे कि मेरा नाम आशीष, आशीष को पहचानने के लिए नाम क्या है, आशीष। वैसे ही कंप्यूटर या डिवाइस की पहचान करने के लिए क्या होता है, हमारा आईपी एड्रेस। यह एक एड्रेस के समान है और ये एड्रेस की तरह यूज होता है, ठीक है, जो बताता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव हो रही है और इसे कहाँ पर सेंड करना चाहिए। आईपी एड्रेस स्पेसिफिक रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा सेंड डेटा के सोर्स और डेस्टिनेशन की पहचान करता है। क्या करता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू से जो भी डाटा हमें सेंड किया जाता है ना, तो वो डाटा कहाँ से हमें भेजा गया है, उसका सोर्स का जो रास्ता है, उसका जो डेस्टिनेशन है, उसके बारे में पहचान करता है कौन, हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का बेसिक वर्जन जो है ARPANET के थ्रू से बनाया गया था 1983 में। ARPANET ने बनाया था बेसिक वर्जन आईपी एड्रेस का, ठीक है। इसके बहुत सारे आईपी एड्रेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि देखो वर्तमान में इंटरनेट की इस दुनिया में 2 आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये दोनों गलत है, इसको सुधार लेना। एक है हमारा IPv4 और IPv6, ये 2 आईपी एड्रेस जो है इसका यूज किया जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। IPv4 जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और हम जैसे लोग भी इसी का यूज करते हैं, IPv4 का, ठीक है। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IPv4 जो है IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv4 एड्रेस को एक स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, स्ट्रिंग के रूप में। आपके एग्जाम में पूछेगा IPv4 एड्रेस को किसके रूप में लिखा जाता है, तो वहां पे ऑप्शन में स्ट्रिंग रहेगा, आप उसको टिक करके आओगे, ठीक है। जिसमें 4 भाग होते हैं। IPv4 के स्ट्रिंग में क्या होता है, 4 भाग होते हैं, जिसकी रेंज जो है 0 से लेकर के 255 तक होती है, जिसमें प्रत्येक संख्या को दशमलव से, मतलब कि पॉइंट से अलग किया जाता है। IPv4 जो है 32 बिट एड्रेस का यूज करता है, जिसमें प्रत्येक भाग में 8 बिट होता है, ठीक है, 8 बिट का होता है। मान लो ये जो है हमारा, मान लो कि यहाँ पे लिखा है IPv4 एड्रेस जो है ये हमारा आईपी एड्रेस है और इसमें जो है ना 32 बिट का एड्रेस जो है यूज किया जाता है। और हर एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आगे देखो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आगे है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद आगे है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। और हर एक पार्ट जो है 8 बिट का होता है। कितना, 8 बिट। कितना बोलोगे भाई, 8 बिट का, ठीक है। और ये 8 8 8 8, ये चारों 8 मिलके हमारा 32 बिट, कितना, 32 बिट का होता है, ठीक है। IPv4 में लगभग 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस है। IPv4 में जो है 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस है, ठीक है। इन एड्रेस में सब कुछ एड्रेस, इन एड्रेसेस में से कुछ एड्रेस जो है प्राइवेट नेटवर्क और मल्टीकास्टिंग एड्रेस की कैटेगरी के अंडर में यूनिक यूज के लिए रिजर्व रखे गए हैं। किसके लिए रिजर्व रखे गए हैं, प्राइवेट नेटवर्क और मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस की कैटेगरी में इसको रिजर्व रखा गया है। यह एक जनरल आईपी एड्रेस है, IPv4 एड्रेस है, ये वाला एक जनरल IPv एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे जो है IPv4 के जो क्लास है, एड्रेस क्लासेस जो हैं वो इस तरह कुछ बांटे गए हैं। जैसे कि हमारा पहला है क्लास ए। क्लास ए में जो रेंज है, एड्रेस रेंज जो होता है 1 से लेकर के 127, उसके बाद 255, उसके बाद क्लास बी में जो है 191 तक का होता है एड्रेस रेंज। क्लास सी में जो है 192 से लेकर के 223, और सबसे ज्यादा हम लोगों के थ्रू से जो ज्यादा यूज किया जाता है वो क्लास सी जो है, इसी एड्रेस का सबसे ज्यादा यूज हम लोग ह्यूमन करते हैं, ठीक है। ह्यूमन, इंटरनेट का तो ह्यूमन ही यूज करते हैं ना, तो लेकिन इंसान जो है हम लोग, जैसे कि हम लोग नॉर्मल यूजर, इसी का क्लास सी का यूज हम लोग ज्यादा करते हैं। क्लास डी जो है वो रिजर्व किया गया है, रिजर्व रखा गया है इसको मल्टी कास्टिंग ग्रुप के लिए, और क्लास ई जो है इसको फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके रखा गया है। उसके बाद जो है हमारा IPv6 वर्जन, जो ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है और ये लेटेस्ट वर्जन है। IPv6 जो है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, मतलब कि IETF के थ्रू से बनाया गया था, ठीक है। IPv6 को IPv4 की जगह यूज किया जाता है, IPv4 की जगह IPv6 को यूज किया जाता है। आप इसको बहुत ही आसानी से समझो कि एक ये डब्बा है, ये हमारा IPv4 है, IPv4 है। ये जब डब्बा सारे यूजर इसमें भर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डब्बा फुल हो जाएगा। तो इसी के जगह पे जो है, इसी के जगह पे IPv6 का एक निर्माण किया गया, डब्बा बने तब हमारा कोई और वर्जन आ जाए इसका, ठीक है। तो इसीलिए IPv4 की जगह इसका भी यूज किया जाता है। IPv6 जो है 128 बिट एड्रेस का यूज करता है और IPv6 एड्रेस को 4 हेक्साडेसिमल डिजिट के 8 ग्रुप द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, एक ग्रुप 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कॉलन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है या फिर तोड़ा जाता है। वहां पे दशमलव के थ्रू से सपोर्ट किया जाता था, यहाँ कॉलन 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 के थ्रू से सपोर्ट किया जाता है इसको, ठीक है।
उसके बाद है हमारा आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? आईएसपी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, और इसका रोल क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जैसे कि हमारा जो एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, ये सब क्या है? हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जो कस्टमर या यूजर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। कस्टमर या यूजर को क्या करती है? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और आईएसपी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। 3 भाग में आईएसपी मतलब भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। टियर 1 क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। टियर 1 जो है वो हाई लेवल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, हाई लेवल का जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है टियर 1, क्योंकि ज्यादातर नेटवर्क लाइन टियर 1 द्वारा ही स्थापित की जाती है। ये ना सिर्फ क्षेत्रीय लैंग्वेज पर नेटवर्क लाइन स्थापित करते हैं, बल्कि दूसरे देश में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए समुद्र के नीचे से इंटरनेट केबल बिछाते हैं। आईएसपी टियर 1 आईएसपी वर्ल्ड वाइड वेब के सभी कॉर्नर को जोड़ते हैं। टियर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सीधे लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि ये उसे टियर 2 को बेचती है। जितने भी हमारे कंट्री हैं, इन सारे कंट्री को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम जो है वो हमारा टियर 1 का है। और टियर 1 क्या करता है? टियर वन क्या करता है? ये सारे कंट्रीज को जोड़ने का काम करता है। ये कॉर्नर वर्ल्ड वाइड वेब के जितने भी है कॉर्नर उसको जोड़ने का काम करता है। और ये है टियर 1 जो हम जैसे यूजर को ये डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती, हमारी कंट्रीज को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और ये टियर 2 को सप्लाई करके उसे बेचती है। टियर 1 जो है टियर 2 को बेचती है। अब टियर 2 क्या करता है? टियर 2 एक सर्विस प्रोवाइडर है जो टियर 1 और टियर 3 इनको कनेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच कनेक्ट होता है। मान लो ये हमारा टियर 1, ये हमारा टियर 2 और ये टियर 3, तो ये एक दूसरे से टियर 3 को टियर 1 से कौन कनेक्ट करता है? हमारा जो है टियर 2 कनेक्ट करता है। प्रोवाइडर पेयरिंग एग्रीमेंट के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सचेंज करते हैं, साथ ही इंटरनेट तक पहुंचने के लिए टियर 3 आईएसपी से चार्जेस लेते हैं। क्या करते हैं? टियर 1 जो है किसको बेचता है? टियर 2 को। टियर 2 क्या करता है? टियर 3 को बेचता है। और टियर 3 का आप देखो, टियर 3 जो है लास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो टियर 2 आईएसपी से इंटरनेट की फैसिलिटी लेकर यूजर तक पहुंचाने का काम करता है। देखो फिर से, टियर 1 हमारा सप्लाई किसको करता है? टियर 2 को। और टियर 2 क्या करता है? टियर 3 को। और टियर 3 क्या करता है? हम जैसे यूजर को जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। आपको समझ में आया टियर 1, 2, 3? उसके बाद हम लोग देखेंगे रोल ऑफ आईएसपी। आईएसपी का रोल क्या है? आईएसपी एक माध्यम है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? आईएसपी, ठीक है। और जो कस्टमर्स के पास वाले इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करता है। इंटरनेट गेटवे मतलब वही जो हमारा टावर लगा है, क्या हमारा टावर से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा यही आईएसपी करता है। आईएसपी अपने कस्टमर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक मॉडेम प्रोवाइड करता है। आईएसपी वर्ल्ड वाइड वेब के यूजर के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस को जोड़ता है। यह यूजर को इलेक्ट्रॉनिक मेल की सर्विस को यूज करने की परमिशन देता है। आईएसपी अपने कस्टमर्स के लिए एंटीवायरस सिस्टम एप्लीकेबल लागू करके वायरस को प्रसार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आईएसपी कस्टमर्स के लिए वेब होस्टिंग, ईमेल सर्विस, डोमेन नेम का भी मैनेजमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है एक तरह का सेट ऑफ रूल है जो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल के द्वारा ही डिसाइड होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटर में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटिंग में जो है प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। इनके बिना हम इंटरनेट पर एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर सकते और ना ही एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में कोई भी डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेट, इसके बिना जो है हम इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते और ना ही हम कोई डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर हमारे द्वारा भेजी गई कोई फाइल अथवा मेल इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार काम करता है। कोई भी इंटरनेट पर हमारे द्वारा कोई भी फाइल भेजते हैं तो वो किस पे काम करता है? हमारा मेल इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार काम करता है, ठीक है। इसके टाइप है, कुछ प्रोटोकॉल के कुछ टाइप है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए का यूज होता है, ठीक है। सबसे पहला प्रोटोकॉल जो है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन से ही हम लोगों को पता चलता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये क्या है, इसके बारे में देखो।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल में से एक है और इंटरनेट प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसे TCP/IP के रूप में जाना जाता है। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह मुख्य रूप से अलग अलग नोड्स के बीच डाटा की एंड टू एंड डिलीवरी सुनिश्चित करता है। TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। TCP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP के साथ कैसे करता है ये देखो। TCP क्या करता है हमारा, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू से हम, जैसे कि आप हमारा वीडियोस देख रहे हो तो आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, जैसे कि मान लो कंप्यूटर वीडियोस, ठीक है, कंप्यूटर वीडियोस, जैसे आपने यूट्यूब पे सर्च किया कंप्यूटर वीडियो, तो हमारा TCP क्या करता है, TCP जो है छोटे छोटे पैकेट्स में आपका जो चीज़ है, आपने सर्च किया कंप्यूटर वीडियो, तो ये कहाँ पे रहेगा कंप्यूटर वीडियो। जैसे कि मान लो मैंने कंप्यूटर का वीडियो बनाया और अपलोड किया, तो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया, ये कहाँ पे गया, यूट्यूब के सर्वर पे। कहाँ गया ये, यूट्यूब के सर्वर पे, ठीक है, यूट्यूब के सर्वर पे गया हमारा वीडियो। अब आपने सर्च किया कंप्यूटर वीडियो। अब TCP और IP जो है अब क्या करेगा, ये छोटे छोटे पैकेट्स में TCP क्या करेगा, आपका जो डाटा आपने सर्च किया कंप्यूटर वीडियो, तो ये सर्च करेगा TCP, और ये सर्च करने का जो लाइन है, ये यहाँ सर्वर तक पहुंचाने का काम किसका रहेगा, ये रहेगा IP का। रूट दिखाने का काम रहेगा जिसका, IP का। तो ये जो छोटे छोटे डाटा पैकेट्स को ये जो है कंप्यूटर वीडियो, इसको निकालेगा कहाँ से, और आपको एंड टू एंड निकाल के आपको पहुंचाएगा यहाँ पे और आपको दिखाएगा, ठीक है। यहाँ TCP और IP काम कैसे करता है, आगे देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है, जिसके द्वारा जो है इंटरनेट पर जो है इंफॉर्मेशन को एक दूसरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा डाटा पैकेट्स की रूटिंग तथा एड्रेसिंग की जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, TCP और IP क्या करता है, TCP छोटे छोटे डाटा पैकेट्स को बनाता है और IP क्या करता है, उस छोटे छोटे पैकेट्स को रूट करता है, जो है वो कौन करता है, IP करता है, ठीक है, ताकि वह डाटा पैकेट्स नेटवर्क्स में ट्रेवल कर सके और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। समझ में आया IP का मतलब। उसके बाद है HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, यह एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज जो है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट में डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। HTTP का यूज कब किया जाता है, इंटरनेट में डेटा एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यह प्रोटोकॉल डेटा को प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि के रूप में ट्रांसफर करता है। ये जो प्रोटोकॉल है ना, वो डेटा को प्लेन टेक्स्ट में, हाइपर टेक्स्ट में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में ट्रांसफर करता है, ठीक है। यह FTP के समान काम करता है। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसी की तरह से HTTP भी काम करता है। यह फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करता है। HTTP का काम ऐसे है, जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया और ये वीडियो अपलोड कहाँ हुआ, यूट्यूब के सर्वर पे, तो यही काम हमारा जो है HTTP करता है, ठीक है। और FTP भी यही काम करता है, सेम यही काम करता है हमारा FTP भी। HTTP जो है पोर्ट 80 पर काम करता है। उसके बाद HTTPS, इसका नाम जो पूरा नाम जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह HTTP का ही इनक्रिप्टेड वर्जन है। HTTP का ही इनक्रिप्टेड वर्जन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये पिता है और उसी का अपडेटेड वर्जन उसका बेटा है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। वैसे आप समझो कि HTTP जो था वो 1 नंबरी था और HTTPS जो है वो 10 नंबरी है। ऐसा समझो एग्जाम्पल, ऐसे मजाक में आप वैसा मत समझ लेना, कोई और गलत मीनिंग मत निकाल लेना इसका। जिसका इस्तेमाल जो है HTTP का जो ज़्यादा यूज है वो ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। HTTPS का इस्तेमाल वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, जिससे कोई भी हैकर वेबसाइट को हैक नहीं कर पाता और यूजर की डाटा चोरी नहीं कर पाता। HTTP का यूज क्यों करते थे हम लोग कोई वीडियो, प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो को रूप में ट्रांसफर करने के लिए HTTP का यूज करते थे। HTTP का यूज क्यों करते हैं, ताकि जब हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या फिल करते हैं, अपना एड्रेस फिल करते हैं, अपना बैंक डिटेल फिल करते हैं पेमेंट करने के लिए अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो, और वो सारी चीज़ें अगर कोई चुरा ले, कोई हैकर उसे चुरा ले तो फिर हमारे लिए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग यूज करते हैं HTTPS। S का मतलब यहाँ पे है सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर। समझ में आया किस लिए यूज होता है, ताकि हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग में जो भी डेटा है या फिर हमारा जो बैंकिंग में जो भी डेटा है उसको कोई हैकर चुरा ना सके, ठीक है। इस प्रोटोकॉल का यूज करके हम ब्राउजर में से किसी भी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
यह एक सुनिश्चित प्रोटोकॉल है जिसमें ब्राउजर तथा वेबसाइट के बीच जितना भी कम्युनिकेशन होता है वह इनक्रिप्टेड होता है। मान लो कोई भी वेबसाइट या फिर ब्राउजर है, उसमें हम जितना भी चीज़ सर्फिंग करें, सर्फिंग करने मतलब सर्च करें, तो वो क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। इसमें हम कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो उसे कोई दूसरा आदमी नहीं देख सकेगा। ऐसे समझो जैसे कि हमने कोई चीज़ सर्च किया और ये हमें यहाँ पे शो हुआ, लेकिन यहाँ पे बीच में इसको मैंने सर्च किया वो बीच में कोई नहीं देख सकता। HTTPS में, HTTPS मतलब सिक्योर, इसमें नहीं देख सकता है, ठीक है। और ये जो है ना HTTPS पोर्ट 443 पर काम करता है। उसके बाद FTP वही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि HTTP का था, इसका पूरा नाम जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसका यूज जो है इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर यानी कि अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए मतलब कि अपलोड और डाउनलोड करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है। फाइल ट्रांसफर करने के लिए यह तरीका HTTP का उपयोग करने से अधिक फास्ट है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या होता है, HTTP के मुकाबले मान लो ये HTTP है जो है, ये जो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए स्लो काम करता है, स्लो। वही काम जो HTTP में स्लो कर रहा है वो FTP में क्या होगा, ये हमारा फास्ट काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसको POP3 शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। POP3 एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, एक जो है सर्वर प्रोटोकॉल है या फिर इसको क्लाइंट प्रोटोकॉल भी बोल सकते हो, जिसका काम जो है इंटरनेट पर मेल सर्वर में से मेल को डाउनलोड करके क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर में पहुंचाना होता है। इसका काम क्या है, देखो, मेल सर्वर में से इंटरनेट पर जो उपलब्ध है मेल सर्वर, वहां से मेल को डाउनलोड करना और डाउनलोड करके यूजर तक पहुंचाना, यूजर के मेल सॉफ्टवेयर में पहुंचाना POP3 का काम है, ठीक है। जब हमें कोई ईमेल आता है तो क्या होता है, सबसे पहले वो ईमेल इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल सर्वर में पहुंचता है। ईमेल आता है तो ईमेल सर्वर में पहुंचता है, जिसके बाद POP3 जो प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर है उसके साथ लिंक करके ईमेल को डाउनलोड करता है। डाउनलोड करके वो जो है क्लाइंट के ईमेल सॉफ्टवेयर, हम लोग ईमेल जीमेल को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन का यूज करते हैं ना, ईमेल सॉफ्टवेयर, तो वही जो है डाउनलोड करके लिंक से, सर्वर के लिंक से डाउनलोड करके ईमेल को हम लोग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसको POP3 बोलते हैं, ठीक है। POP3 TCP पोर्ट 110 पर काम करता है, ईमेल मैसेजेस को ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP इसको बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका यूज जो है मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। हम लोग मेल सेंड करते हैं ना, तो ये प्रोटोकॉल का यूज करते हैं SMTP का, और ये पोर्ट 25 पर काम करता है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये जो UDP एक कनेक्शन फ्री प्रोटोकॉल है, UDP यह देखने के लिए चेक नहीं करता कि भेजे गए सेगमेंट एक डेस्टिनेशन द्वारा रिसीव किए गए थे या नहीं। TCP क्या करता था, TCP जो है और IP मिलके जो हम लोगों ने सर्च किया कंप्यूटर वीडियो, तो वो सर्च करके हम तक पहुंचाता था, बोलता था कि ये लो भैया आपका वीडियो, आप इसको देखो। लेकिन UDP क्या करता है, इसको तो सर्च करता है और ये यहाँ तक पहुंचा या नहीं पहुंचा ये चेक ही नहीं करता। UDP चेक ही नहीं करता आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। समझ में आया UDP क्या होता है। उसके बाद है हमारा आगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसको PPP भी बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसका यूज दो नोड्स के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। किसका, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दो नोड्स को जोड़ने का काम करता है हमारा PPP। उसके बाद टेलनेट जो है, इसका पूरा नाम टर्मिनल नेटवर्क है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है टेलनेट का पूरा नाम क्या है, जो लोकल कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। टेलनेट क्लाइंट या फिर सर्वर सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रोटोकॉल का यूज ज्यादातर क्लाइंट प्रोग्राम और रिमोट कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है और ये पोर्ट 23 पर काम करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। इंटरनेट को कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं, मोड्स क्या क्या है, इस कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, USB तैथरिंग, इन सारी चीज़ों से हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे तरीके हैं, हॉटस्पॉट से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट करके, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, USB तैथरिंग। तो सबसे पहले हमारा हॉटस्पॉट क्या है, सबको पता है। आजकल के जमाने में हॉटस्पॉट नहीं पता तो यार कहाँ जी रहे हो आप, यही धरती पे हो ना, कोई दूसरी धरती पे तो नहीं हो। हॉटस्पॉट में क्या होता है, मोबाइल पे गए, हॉटस्पॉट ऑन किया, उससे दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करके नेट चलाया। लेकिन यहाँ पे जो लिखा उसके हिसाब से समझते हैं। हॉटस्पॉट आप सभी के डिवाइस में कनेक्ट करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। डिवाइस को कनेक्ट करने का सुविधा जो है प्रोवाइड करता है कौन, हॉटस्पॉट, जिसमें वाईफाई अवेलेबल है। हॉटस्पॉट एक वर्चुअल राउटर है। हॉटस्पॉट क्या है, वर्चुअल राउटर है और इसके माध्यम से वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क पर इंटरनेट एक्सेस की सुविधा प्रोवाइड करता है।
वायरलेस, लैन, WLAN, लोकल एरिया नेटवर्क। W क्या का मतलब क्या है? वायरलेस। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो कि वायरलेसली काम करे उसके लिए हॉटस्पॉट का यूज करते हैं और ये इंटरनेट एक्सेस की सुविधा हमें प्रोवाइड करती है। हॉटस्पॉट के जरिए आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, मीडिया प्लेयर, लैपटॉप और यहाँ तक कि आप अपने फ्रेंड्स को भी अपने साथ इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। ठीक है। हॉटस्पॉट वाईफाई टेक्निक का यूज करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने या रेडियो वेव्स के माध्यम से वायरलेस रूप से डाटा को एक्सचेंज करने का परमिशन देता है। उसके बाद है वाईफाई। वाईफाई का नाम, पूरा नाम जो है वायरलेस फिडेलिटी। क्या है वाईफाई का मतलब? वायरलेस फिडेलिटी होता है। ठीक है। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है जो कि कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को वायरलेस सिग्नल से कम्युनिकेट करता है। वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो तरंगों का प्रयोग करके इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाती है। किसका यूज करके? रेडियो वेव्स का यूज करके कनेक्टिविटी को उपलब्ध करवाती है, हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। तथा इसके द्वारा हमें डिवाइसेस में इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए वायर केबल की आवश्यकता नहीं होती है। वाईफाई यूज करने के लिए वायर केबल का जरूरत पड़ता है क्या? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस नाम में ही वायरलेस है, वायरलेस खत्म। ठीक है। वाईफाई में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रयोग करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र का निर्माण करना पड़ता है। वाईफाई में इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज करने के लिए हमें हॉटस्पॉट बनाना पड़ता है, वही हॉटस्पॉट क्रिएट करना पड़ता है तथा यह हॉटस्पॉट क्षेत्र वायरलेस अडेप्टर का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा लैन केबल, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क केबल। आधुनिक कंप्यूटर में कई तरीकों से इंटरनेट को कनेक्ट किया जा सकता है, जबकि कंप्यूटर वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट का यूज करते हैं। कुछ कंप्यूटर में वाईफाई नहीं होते, बहुत ऐसे कंप्यूटर में वाईफाई नहीं होते, उसमें डोंगल लगा के उसको वाईफाई के जैसा क्रिएट किया जाता है। लेकिन क्या होता है, यदि आपके पास इथरनेट पोर्ट है, लैपटॉप में एक इथरनेट पोर्ट देता है या फिर आपकी सीपीयू में इथरनेट पोर्ट देता है, उस पोर्ट के उसमें पोर्ट में ना आप अगर ये जो है लैन केबल लगाओ के आप उसको इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर में इथरनेट कार्ड का एक केबल मॉडेम का यूज करके इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो कि एक वाइड फ्रीक्वेंसी का यूज करके मल्टीपल चैनल पर डाटा ट्रांसमिट करता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज करने के लिए कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल ट्विस्टेड पेयर का यूज किया जाता है। आपको कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर के बारे में पता है ना, मैंने वीडियो में पढ़ा, बहुत सारी वीडियोज में है, एक वीडियो में तो मैंने पढ़ाया है इसके बारे में डिटेल में, ये क्या है और कैसे काम करता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है। यह टेक्निक डायल-अप कनेक्शन से ज्यादा इंटरनेट स्पीड देती है, डायल-अप कनेक्शन से ज्यादा इंटरनेट देती है ब्रॉडबैंड। उसके बाद यूएसबी थेथरिंग। आप थेथरिंग के माध्यम से अपने लैपटॉप की तरह अन्य डिवाइसेस के साथ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपना मोबाइल फोन डेटा शेयर कर सकते हैं। आप ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शन का यूज करके तेतर करके कर सकते हैं। यूएसबी थेथरिंग फास्ट स्पीड से इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। इसमें मोबाइल फोन को यूएसबी केबल के द्वारा लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? अभी वीडियो देख रहे हो ना मेरा, वीडियो खत्म होने के बाद सर्च करना सेटिंग में जाके यूएसबी थेथरिंग, ये वाला आएगा ना, तो क्या करना पड़ता है, आप अपने डाटा केबल को सीपीयू में डालना और एक अपने मोबाइल में डालना और यूएसबी थेथरिंग को ऑन कर देना। यहाँ पे एक्सेस देना डेटा ट्रांसफर का, एक पॉपअप शो होगा वहाँ पे डेटा ट्रांसफर का, तो उसके माध्यम से आप अपने सीपीयू में कनेक्ट करोगे ना यूएसबी को, उसके थ्रू से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो। समझ में आया? तो ये कुछ थे इंटरनेट को कनेक्ट करने के माध्यम, मोड्स कि आप इंटरनेट को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। मुझे लगा था कि आज की वीडियो में हम लोग पूरा ये खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि एक क्लास और जो पार्ट 4 है इसका लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी बची हुई है, तो उसको कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहीं बनाते हैं और यहीं पे हम लोग आज वीडियो का एंड करते हैं। और इसके लिए अगला वीडियो पार्ट 4 जो है उसको हम आइडेंटिफाइंग एंड यूजेस ऑफ आईपी मैक IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस देखने के लिए। हम लोग अभी कुछ दिन के बाद स्टैटिक जीके भी स्टार्ट करने वाले, तो ये जो है हमारा टॉपर सीरीज, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये चलता रहेगा हमारा, ये भी चलता रहेगा, हम लोग कंबाइंड में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक और सीरीज स्टार्ट किया है 10 मिनट शो में। क्या होता है 10 मिनट शो में हम क्या होता है 10 मिनट शो में हम लोग 10 मिनट में कोई एक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं और 10 मिनट में हम पूरी डिटेल में उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे कि मान लो हम लोगों ने पिछली वीडियो डेटेड सीएम है और सीएम के बाद जो हम गवर्नर जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको जाके देखो। और हमारा तो टॉपर सीरीज चल ही रहा है, उसके बाद स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे और 10 मिनट शो, मतलब कि हमारा 3 चीज़ स्टार्ट है और इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, टेक केयर।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सीसीसी कोर्स। और आज के चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 जो कि चैप्टर 6 का ही पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 3 था। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए इसमें 4 पार्ट खींचे गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोगों ने जो है यहाँ तक इधर से इधर ये सारा पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले आइडेंटिफाइंग एंड यूजेस ऑफ आईपी मैक IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस, पॉपुलर वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सब जो है ब्राउजर, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो है हमारा आइडेंटिफाइंग एंड यूजेस ऑफ आईपी मैक IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो है वो क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग अभी, ठीक है। आईपी एड्रेस इंटरनेट और लोकल नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करने के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जो है ना, इंटरनेट और लोकल नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट होता है उस डिवाइस की पहचान करने के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक मतलब कि मान लेते हैं हमारा जो डिवाइस है उसका एक एड्रेस दे दिया और ये एड्रेस और किसी को नहीं मिल सकता, ये हमारा ही डिवाइस का बस एक आईपी एड्रेस हो गया, ताकि जो हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है ये, ताकि अगर कोई भी भविष्य में कभी मान लो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर हम सोचें तो जो भी चीज़ हमारे जनरेट होता है या फिर हमारा मोबाइल खो जाता है कभी, तो हम किससे ढूंढते हैं, वो हमारा आईपी एड्रेस से ही हम इसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। कि हमारे जो आईपी एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस वाला फ़ोन कहाँ पे है, इससे हम लोकेट कर सकते हैं। एक तरह से आप समझ लो एक यूनिक एड्रेस होता है और हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी वही इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस की मदद से किसी नेटवर्क पर दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव की जाती है, ठीक है। आईपी एड्रेस की मदद से नेटवर्क पर दो डिवाइस, मतलब कि नेटवर्क मतलब वही इंटरनेट से जो कनेक्ट है दो डिवाइस, मान लो एक ये और एक ये, और ये दोनों जो है कनेक्ट है किससे, हमारा इंटरनेट से। तो अगर हम जो है कोई भी डाटा सेंड करना चाहते हैं इस डिवाइस के लिए तो इसका आईपी एड्रेस जो है उस पर जाएगा। अगर इस कंप्यूटर से मैं इस पे सेंड करना चाहता हूँ तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस के थ्रू से ही डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं हम। जैसे कि मान लो हमारा कोई पार्सल आता है तो पोस्टमैन क्या करता है, हमारे एड्रेस तक पहुंचाता है, या फिर हम अपने एड्रेस से पोस्टमैन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो एड्रेस जो होता है ऐसे ही काम करता है हमारा, ठीक है। उसके बाद है आगे देखो, यहाँ पे इंटरनेट को अलग अलग कंप्यूटर और वेबसाइट की पहचान के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। इंटरनेट को ना जो भी अलग अलग कंप्यूटर है या फिर वेबसाइट है उसको पहचानने के लिए, अब ऐसे मान लो कि हमारा घर है, फिर एक घर है, फिर एक घर है, 3-4 घर है ऐसे लगातार, तो कैसे पहचानेंगे इसमें से मेरा घर कौन है। तो इसको पहचानने के लिए हम अपना एड्रेस लिखते हैं ना कि ये मेरा हाउस नंबर 25 है, इसका हाउस नंबर 26 है, इसका हाउस नंबर 28 है, 251 है। इस तरह करके क्या होता है, हमारा हाउस नंबर होता है। और ये हाउस नंबर किसके नाम से रजिस्टर्ड है, ये हमारा आशीष के नाम से रजिस्टर्ड है। वैसे इसको मान लो ये हमारा फोन है और फोन का एक आईपी एड्रेस होता है। और इंटरनेट को ना अलग अलग कंप्यूटर और वेबसाइट को पहचान करने के लिए हमें इंटरनेट को आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से समझो, जब आप अपने ब्राउजर में www.upcissprime.com वेबसाइट का URL लिखते हैं, जब भी आप ब्राउजर मतलब क्या, जिससे आप इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ खोजते हो, जैसे कि हमारा हो गया क्रोम ब्राउजर, ओपेरा और बहुत सारे हैं, तो उसमें जब भी हम वेबसाइट का URL डालते हैं तो उस पेज को लोड करने का अनुरोध DNS सर्वर को भेजा जाता है। उसको वो जो हमने ये वेबसाइट डाला अपने ब्राउजर पे, तो इसको लोड करने का, पेज को लोड करने का जो रिक्वेस्ट है ना, वो DNS सर्वर को भेजते हैं, जो इसके रिलेटेड आईपी एड्रेस को सर्च करने के लिए upciss.com के होस्ट नेम को देखता है। और ये DNS सर्वर क्या करता है, इससे रिलेटेड ये जो है हमारा वेबसाइट में जो ये हमारा वेबसाइट बना तो इसका एक आईपी एड्रेस होगा, तो वही उसी से रिलेटेड आईपी एड्रेस को सर्च करने के लिए upciss.com के होस्ट नेम को देखता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का जो पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, MAC। मैक का पूरा नाम जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। इसे फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। मैक एड्रेस को किसके नाम से और जाना जाता है, फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के भी नाम से जाना जाता है। यह सभी इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए एक यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक ऐसा नंबर है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर में लगे इंटरनेट अडेप्टर को पहचाना जा सकता है। मैक किसी भी डिवाइसेस, कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर एंड फोन के हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे कि मान लो आपका जो मोबाइल है, आप जब भी मोबाइल खोलोगे ना तो उसमें एक पर्ची
आप बैक पैनल जब खोलते हैं, मोबाइल आपका खराब हो जाता है, जब आपको उसको रिपेयर करना होता है या फिर आप रिपेयर वाले को देते तो वो बैक पैनल को खोल के बैटरी निकालते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ दिए होते हैं। उसमें से एक मैक एड्रेस भी होता है हमारा, ठीक है। और उसमें वहाँ पे हमारा जो रहता है आइडेंटिफिकेशन नंबर हार्डवेयर का, जो हार्डवेयर अब मतलब क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब आपको पता है ना। हार्डवेयर का मतलब आप जिसको टच कर सकते हो और सॉफ्टवेयर का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो आपका जो हार्डवेयर है, फोन एक तरह से आपका हार्डवेयर है, आप इसको टच कर रहे हो, तो जब उसमें रहता है ना, तो हार्डवेयर का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसी को हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं। एक मैक एड्रेस में 2 कैरेक्टर के 6 जोड़ी अंक, मतलब कि 6 पेयर पॉइंट होते हैं, और हर पेयर को कोलोन के द्वारा डिवाइड किया जाता है। ट्रेडिशनल पारंपरिक मैक एड्रेस में 12 डिजिट 6 बाइट या 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर का होता है। यह आमतौर पर निम्नलिखित 3 फॉर्मेट में से एक में लिखे जाते हैं। ऐसे करके, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे मैक एड्रेस का जो डिजिट है, जो पेयर है, और इसको जो है ना कोलोन, ये कोलोन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक ऐसे करके होता है और एक डॉट वाला होता है। एग्जाम्पल है कुछ हमारे मैक एड्रेसेस के। उसके बाद है हमारा IMEI नंबर। हमारे मोबाइल के डिवाइस फोन में दिया रहता है, जो सिम कार्ड स्लॉट वाला रहता है, वो 2 IMEI नंबर दिए होते हैं, ठीक है। देखो आगे, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। एक 15 या 17 अंक वाले अंक का कोड है। यह एक जो है, ये जो IMEI होता है ना, वो 15 या 17 अंक का एक कोड होता है, जो मोबाइल फोन की पहचान के लिए कंपनी द्वारा फर्मवेयर में स्टोर कर दिया जाता है। मोबाइल को पहचानने के लिए कि ये जो IMEI नंबर है ये कौन से फोन का है, और उसको पहचानने के लिए जो है कंपनी के फर्मवेयर, जो मोबाइल का फर्मवेयर होता है, उसमें परमानेंटली इसको स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। किसी भी फोन का IMEI नंबर उस फोन की लोकेशन को बताता है। किसी भी फोन का जो IMEI नंबर होता है वो फोन की लोकेशन को बताता है। अधिकांश मोबाइल फोन में IMEI कोड को देखने के लिए *#06# ये कोड को डायल करोगे अपने डायलर में, तो आपको क्या शो होगा? आपका IMEI नंबर शो होगा, ठीक है। और इसका प्रयोग किया जाता है सर्च करने के लिए। आपका जो मोबाइल का जो आपका IMEI कोड है, उसको अगर आपको देखना है तो आप अपने डायलर में सर्च करना *#06#, तो आपका दोनों जो IMEI नंबर है वो शो हो जाएगा, ठीक है। या फिर IMEI कोड मोबाइल बैटरी के नीचे भी लिखा होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो मैक एड्रेसेस वाला होता है उसी के नीचे हमारा बैटरी जब खोलोगे ना, तो आपका फर्मवेयर का रहता है, उसमें एक स्टिकर चिपका रहता है, स्टिकर टाइप से, तो उसमें हमारा ये IMEI कोड भी लिखा रहता है, नीचे लिखा होता है, ठीक है। यदि किसी पर्सन का फोन गुम हो जाता है, वही मतलब चोरी हो जाता है, तो CEIR मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर को कॉल करके IMEI नंबर के अनुसार मोबाइल को ब्लैकलिस्ट करा सकते हैं। मान लो कि आपका मोबाइल चोरी हो गया और वो मोबाइल का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर उस मोबाइल से, आपके डिवाइस से कोई साइबर क्राइम कर रहा है, तो लेकिन आपने जब मोबाइल लिया तो वो मोबाइल आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया था ना, तो आप CEIR मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर को कॉल करके आपका जो IMEI नंबर है, उस नंबर पे जो मोबाइल रजिस्टर है उसको आप ब्लैकलिस्ट करा सकते हैं। ब्लैकलिस्ट हो जाने के बाद ज़्यादातर मोबाइल बेकार हो जाते हैं। आप अगर ब्लैकलिस्ट करवाते हैं तो ज़्यादातर मोबाइल बेकार हो जाता है, चाहे उसका सिम कार्ड ही क्यों ना चेंज कर दिया गया हो। अगर सिम कार्ड ही क्यों, मतलब उसका सिम कार्ड भी चेंज कर देगा ना, तभी मोबाइल बेकार ही हो जाएगा। मोबाइल खरीदने के तुरंत बाद IMEI कोड को एक सुरक्षित स्थान पर लिखकर रखना चाहिए। जब भी आप मोबाइल खरीदते हो तो आप अपना एक IMEI कोड को लिख के रख लिया करना, ताकि मोबाइल सर्च करने या चोरी होने की स्थिति में उसे ब्लॉक कराया जा सके, ताकि उससे कोई उसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, ताकि आप उसका, जब आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो उसको कोई मिसयूज ना कर सके, आप तुरंत उसको ब्लॉक लिस्ट करवा दे सकते हो। उसके बाद है हमारा पॉपुलर वेब ब्राउजर। पॉपुलर वेब ब्राउजर मतलब जो फेमस है, जो ब्राउजर का ज़्यादा यूज होता है, उसके बारे में देखते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वेब ब्राउजर क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब में अवेलेबल इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। जो www में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस तक पहुंचने का काम किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि वेब ब्राउजर का होता है, ठीक है। वेब ब्राउजर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर मुख्यतः वेब सर्वर पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूजर के डिवाइस पर डिस्प्ले करने का काम करता है। वेब ब्राउजर क्या करता है? जो भी वेब सर्वर पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसको यूजर के डिवाइस में डिस्प्ले करने का, दिखाने का काम करता है। उसमें से एक हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, और यह एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जिसको विंडोज 95 के साथ 1995 में लॉन्च किया गया था। विंडोज 95 हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया था 1995 में, उसी के साथ जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को 1995 में विंडोज 95 के साथ लॉन्च किया गया था। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को कौन से विंडोज में और कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, तो आप बोलना विंडोज 95 में और 1995 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर लिनक्स, यूनिक्स, मैक और मोबाइल फोन्स के लिए भी
डेवलप किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर फर्स्ट वर्जन 1.0 और लेटेस्ट वर्जन 11 है। इसका जो फर्स्ट वर्जन था एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उसका 1.0 और अभी लेटेस्ट वर्जन है जो 11 है, ठीक है, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था लेटेस्ट वर्जन को लॉन्च? 2013 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है ना C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसके थ्रू से बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही डेवलप किया गया था और ये भी एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जिसको विंडोज 10 और Xbox One के लिए 2015 में और फिर 2017 में एंड्रॉयड और iOS के लिए, मतलब कि विंडोज 10 और Xbox के लिए जो है 2015 में और 2017 में जो है एंड्रॉयड और iOS के लिए और 2019 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था। कब किसको किसको लॉन्च किया गया? देखो, विंडोज 10 और Xbox One के लिए 2015 में लॉन्च किया गया, फिर 2017 में जो है एंड्रॉयड, जो हमारा एंड्रॉयड है, हमारा मोबाइल, वो एंड्रॉयड सिस्टम, और iOS जो एप्पल का है उसके लिए जो है 2017 में लॉन्च किया गया था। 2019 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एज में C++, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। वैसे C# ऐसे कुछ करके है क्या ये, या C लैंग्वेज है खाली, या C#? देख लेना आप। माइक्रोसॉफ्ट एज में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट को एज को जब बना रहे थे तो उसमें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। उसके बाद है हमारा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। और यही सबसे ज़्यादा भी हम लोग यूज भी करते हैं। और वेब ये जो है एक वेब ब्राउजर है जिसको 2008 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज किया गया था। किसके लिए? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। बाद में से लिनक्स, मैक ओएस, iOS और एंड्रॉइड के लिए भी रिलीज किया गया था। क्रोम ब्राउजर जो है वेब एप्लीकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। वेब एप्लीकेशन मतलब कि भाई जिसमें हम अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। गूगल क्रोम को C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये जो है लैंग्वेज है, ये एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ये सारे लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारे हैं। तो जो गूगल क्रोम को है ना वो C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया था। क्रोम ब्राउजर लगभग 50 से ज़्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और क्रोम ब्राउजर जो है 50 से भी प्लस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा 2002 में डेवलप किया गया था। यह एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ओपन सोर्स वेब ब्राउजर को विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया है। मोजिला फायरफॉक्स में C++, जावास्क्रिप्ट और CSS जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद है ओपेरा ब्राउजर। ओपेरा ब्राउजर को ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा जो है 1995 में डेवलप किया गया था। ओपेरा ब्राउजर को विंडोज, iOS, लिनक्स, एंड्रॉयड और मैक ओएस के लिए डेवलप किया गया है, ठीक है। उसके बाद ओपेरा ब्राउजर को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया था। किसको? ओपेरा ब्राउजर को। उसके बाद है हमारे एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट। करंट टाइम में इंटरनेट पर हर पर्सन के लिए जरूरी हो गया, हर पर्सन के लिए जो है इंटरनेट जरूरी हो गया है करंट टाइम में, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से बहुत से कार्यों को किया जाता है। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा भंडार है। इंटरनेट पे बेसिकली आप सभी को पता है कि इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जिसका भंडार लगा हुआ है। इंटरनेट में बहुत सी कार्यों को इजी बना दिया है, जिसमें एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, एंटरटेनमेंट जैसे सभी क्षेत्रों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर। इन सारी चीज़ों से एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन, रिसर्च, एंटरटेनमेंट, ये जितने भी हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट जो है इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनेट कम्युनिकेशन का सबसे पॉपुलर और सस्ता साधन है। इंटरनेट कम्युनिकेशन का जो है ना वो सबसे पॉपुलर और सस्ता साधन भी है। सर्फिंग द वेब। इंटरनेट पर सर्फिंग का अर्थ है एक वेब पेज से दूसरे वेब पर जाना। मतलब कि सर्फिंग का मतलब है कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना। इंटरनेट पर सर्फिंग के लिए एक कंप्यूटर, एक ब्राउज़र और एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। सर्फिंग शब्द जो है
मार्क मैकहिल के द्वारा किया गया था। सर्फिंग शब्द का यूज जो है इसके द्वारा किया गया था, मार्क मैकहिल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद पॉपुलर सर्च इंजन। पॉपुलर सर्च इंजन, अब ये क्या है, देखो सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल अथवा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन सर्च करने में हेल्प करता है, जैसे गूगल, बिंज, याहू, बाइडू और यांडेक्स पॉपुलर सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है भैया, अब समझो। हमने खाना बनाया, हमने क्या बनाया, खाना, ठीक है। अब ये खाना को खाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लेट चाहिए। ये खाना इस पर डालेंगे, उसके बाद ही तो हम खाएंगे ना, समझ में आया। जैसे मान लो हम लोग खाना बनाए, खाना बनाने के बाद हमें क्या चाहिए, इसको खाने के लिए क्या चाहिए, हमें प्लेट चाहिए। तो ये खाना प्लेट में डालेंगे, प्लेट में डालने के बाद हम खाएंगे ना। वैसे ही जो हमारा वेब ब्राउज़र है और सर्च इंजन है वैसे ही है, ये हमारा वेब ब्राउज़र है, ठीक है। अब ये वेब ब्राउज़र में हम कुछ सर्च करेंगे तो इसको सर्च, जैसे कि ये खाना थाली में रखने के लिए हमें थाली चाहिए, वैसे ही हम कुछ वेब ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो सर्च करने के लिए हमें एक सर्च इंजन की जरूरत पड़ेगी। तो सर्च इंजन की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारा गूगल, बिंज, याहू, बाइडू और यांडेक्स। ये कुछ पॉपुलर जो है सर्च इंजन है, ठीक है। समझ में आया सर्च इंजन क्या है। उसके बाद जो हमारा गूगल है, गूगल वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ना गूगल में सर्च कर ले। ये सबसे पॉपुलर इंजन सर्च इंजन है। इसको 1997 में लॉन्च किया गया था। इस सर्च इंजन को डेवलप करने के लिए पाइथन, C++, लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। गूगल को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया गया, पाइथन, C++ और C लैंग्वेज को, ठीक है। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रेन, ठीक है। सर्गे ब्रेन है गूगल के जो फाउंडर है, कौन है, लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारा बिंज, ये भी एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। बिंज सर्च इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और यह एक सर्च इंजन है, ठीक है, जिसे 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 2009 में। किसको, बिंज को। पहले यह लाइव सर्च के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, लाइव सर्च के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और फिर इसको रिप्लेस करके बिंज नाम दिया गया। किसको, लाइव सर्च के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको बिंज नाम से रिप्लेस कर दिया गया। इसको डेवलप करने के लिए जो है ASP.NET लैंग्वेज का यूज़ किया गया, ASP.NET लैंग्वेज का। किसको बनाने में, बिंज को बनाने में। उसके बाद है हमारा याहू। याहू गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है। याहू को 1995 में याहू कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था और यह याहू, गूगल और बिंज के बाद सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन है। याहू जो है गूगल और बिंज के बाद, मतलब फर्स्ट नंबर पे आप मान लो गूगल, सेकंड नंबर पे आप मान लो बिंज, थर्ड नंबर पे है हमारा याहू, ठीक है। उसके बाद आस्क एक सर्च इंजन है। पहले यह जीवीज के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, जीवीज के नाम से। कौन, आस्क सर्च इंजन, ठीक है। और फिर इसको चेंज करके आस्क कर दिया गया। इसको गैरेट ग्रुवेनर और डेविड वॉर्थेन द्वारा 1996 में लॉन्च किया गया था। किसको, आस्क को। उसके बाद है बाइडू। बाइडू जो है चीन का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। कहाँ का, चीन का, चाइना का, ठीक है। यह सर्च इंजन केवल चाइनीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। किस में अवेलेबल है, चाइनीज लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज, ये कौन सा सर्च इंजन, बाइडू। इसके फाउंडर जो है रॉबिन ली और एरिक सू। कौन, एरिक सू और रॉबिन ली, ठीक है। इसको सू या जू बोलेंगे, ठीक है। इसके जो सर ये क्या है, फाउंडर रॉबिन ली और एरिक जू। बाइडू सर्च इंजन को 2000 में लॉन्च किया गया था। 2000 मतलब 2000 ईस्वी, 2000 ईयर, 2000 रुपए नहीं, ठीक है। उसके बाद यांडेक्स। यांडेक्स जो है वो रूस का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। कहाँ का, रसिया का। इसको कॉमटेक कंपनी द्वारा 1997 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है हमारा डक डक गो। डक डक गो जो है गैब्रियल वेंसबर्ग द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया एक सर्च इंजन है, ठीक है। कौन सा, डक डक गो। आपको एग्जाम में पूछ देगा, 2-3 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पे दे देगा, ऐसे करके एग्जाम में पूछेगा कि क्रोम, क्रोम ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है गूगल, 3 में दे देगा डक डक गो, डक डक गो, 4 दे देगा याहू। अब पूछेगा इनमें से चारों में से कौन सा हमारा एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो हमारा गूगल सर्च इंजन है, डक डक गो भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये डक डक गो जो है ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। नहीं, ये हमारा सर्च इंजन है। क्रोम जो है ये हमारा सर्च इंजन नहीं है, ये हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है। यहाँ तक समझ में आया सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या अंतर है। सो उसके बाद आगे देखो, सर्चिंग ऑन इंटरनेट। ऐसे शब्द या फ्रेज की सहायता से सर्च इंजन किसी जानकारी को ढूंढता है, उसे कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवर्ड। ऐसा कोई शब्द, मान लो कोई शब्द या कोई फ्रेज, फ्रेज मतलब कोई लाइन हमने सर्च किया, जैसे कि हु,
हु इज द फादर, FATHER, फादर ऑफ नेशन। ये हमने सर्च किया, तो ये जो सर्च किया ना, हु इज द फादर ऑफ नेशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कीवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीवर्ड। उन सभी कीवर्ड, शब्द या मिलते जुलते शब्द या शब्दों का संयोजन को सर्च इंजन पर लिखें, जिन्हें आप सोच सकते हैं, जो कि आपका असाइनमेंट के विषय का वर्णन करते हो। आप जितने अच्छे और सही शब्दों का चुनाव करेंगे, आपकी जानकारी इंटरनेट पर उतनी अच्छी प्रदर्शित होगी। जैसे कि इसका कहने का मतलब है, हमने एक कीवर्ड डाला या फिर फ्रेज या फिर कोई शब्द, तो जैसे कि हमने सर्च किया हु इज द फादर ऑफ नेशन, तो ये क्या है हमारा? ये हो, एक तरह से आप बोल सकते हो, एक ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब इसी से मिलता जुलता चीज इंटरनेट हमें खोज के देगा। जैसे क्या? जैसे कि इससे ही मिलता जुलता दे देगा, हु इज द फादर ऑफ नेशन है ना, तो यहाँ पे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल देगा। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ऐसे करके जो है बहुत सारी चीज, जैसे कि यहाँ पे नेशन है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरह के जो कीवर्ड है वो मिलते जुलते चीज, हु इज द फादर ऑफ नेशन, हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ऐसे करके जो है हमारा इंटरनेट जो है, सर्चिंग जो ब्राउजर है काम करता है। उससे मिलता जुलता जो चीज़ है सर्च करोगे ना, तो उससे मिलता जुलता आंसर हमें इंटरनेट पर दिखाई देगा। डाउनलोडिंग वेब पेज क्या होता है? किसी भी वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए आप उस वेब पेज को सेव कीजिए। सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं या Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। कोई भी वेब पेज को अगर आपको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आप जो है सेव करने के लिए जो है ना, सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं या फिर Ctrl+S जो है उसका शॉर्टकट की, इसका यूज कर सकते हो आप। जैसे कि देखो, ये एक वेब पेज है और इसको मुझे सेव करना है, तो हमें कहाँ पे जाना होगा? यहाँ पे जाना होगा 3 डॉट पे। उसके बाद यहाँ सेव एंड शेयर का ऑप्शन आएगा, इस पे जाएंगे। उसके बाद सेव पेज एस या फिर Ctrl+S को दबाएंगे, तो ये जो है वेब पेज हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर जो 6 है वो कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर 6 का जो है वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो टॉप 50 क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि हम लोगों ने चैप्टर 6 में क्या क्या पढ़ा, इसका पार्ट 1, 2, 3 और ये जो आज का क्लास है ये 4। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वो MCQ का टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप एक्सपेक्टेड, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वो क्वेश्चन जो है वो टॉप 50 क्वेश्चन चैप्टर 6 से रिलेटेड का वीडियो, अगला वीडियो आने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये एक वीडियो होगा, मतलब कि टोटल 5 वीडियो हैं हमारे चैप्टर 6 के। यहाँ से आप अपने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 से। किससे? चैप्टर 7 से। उसके बाद चैप्टर 8, 9, 10, यानी कि हमारा 1, 2, 3, 4 चैप्टर ये, और 3 चैप्टर जो उधर छोड़ा है वो वर्ड वाला, जो 3, 4 और 5, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इस तरह करके जो 3 चैप्टर थे ये और ये। यहाँ से हमारा क्या होगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारा 3, 4, 5 ये जो है लास्ट में करेंगे, जब हमारा 7, 8, 9 और 7, 8, 9, 10 हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3, 4, 5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।